गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है गुड सब इवनिंग। लोगों को? यस सर, यस सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बस सर। और आपका ठीक है आशीर्वाद है सर। सर। सर बट ज्यादा अच्छे नहीं है आज तो। क्या गुड हो इवनिंग गया? सर। सर वही बताया था ना आपको, वो फियर और ग्रीड में फंस गए बहुत बुरे आज तो सर। अच्छा। गुड इवनिंग सर सर। 1900 का प्रॉफिट हो गया था, दिख रहा था सामने। और अपना आगे टारगेट भी था, मतलब टोटल मिला के वो 3600 का प्रॉफिट बनना था। बट वो पता नहीं इस समय क्या हुआ। कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा उस वाले लेक्चर में। आप उसको एक बार अटेंड करना, फिर आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे, तब आप सही कर सकते हैं मे भी। यस सर। ठीक है। और आप लोगों का आज कैसा रहा ट्रेड, बाकी लोगों का? सर प्रॉफिट सर के मैं बाद भी लॉस में कन्वर्ट हो गया सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर प्रॉफिट के बाद लॉस में कन्वर्ट हो गया फिर से आज। फर्स्ट ट्रेड आपका अर्जुन प्रॉफिट में था? हाँ हाँ जी सर। सर। सेम मिस्टेक आपने अभी बार बार रिपीट कर रहे हो। इससे पहले भी आपने एक बार फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया था, फिर ट्रेड करके उसको लॉस में बदल लिया। और उस दिन मैंने आपको मना किया था कि जब आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो आप दूसरा ट्रेड मत करो, सिस्टम ही मुझे बंद कर बोलना दो। सर? आपको ही बोल रहा हूँ। नहीं सर, मेरा तो मैंने बोला प्रॉफिट में फिर सेकंड ट्रेड में सिक्स। आपको लॉस हुआ था ना? नहीं, प्रॉफिट हुआ था। 6500 200 था। फिर उसके बाद 7500 ओके। दोबारा में। ठीक है, किनको प्रॉफिट के बाद लॉस हुआ है आज? सर मुझे भी हुआ है। आपको हुआ है। तो जब आपको फर्स्ट हाँ ट्रेड जी। में प्रॉफिट हो जाए ना विमल, तो आप कोशिश करो कि आप दूसरा ट्रेड मत करो। ठीक है? ओके। ठीक है। और ओके कोशिश हमेशा यही करना है कि एक दिन में बस एक ट्रेड करो। आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो विमल? सर मुझे लगभग 5 से 6 मंथ हो गए सर। मैंने ट्रेडिंग अभी 1 महीने से ही चालू की है इसमें। हाँ, तो आप 2-3 ट्रेड कर सकते हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली का 2-3 ट्रेड करो, छोटे छोटे अमाउंट के साथ। क्वांटिटी साइज ज्यादा मत हाँ हाँ, करना। अभी सर वही मैं 2 लॉट 3 लॉट बस अभी ऐसे ही 1 लॉट ऐसे ही करता हूँ सर। बस 1 से 2 लॉट, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। ठीक है। और कोई बाकी लोग? आप लोगों का क्या रहा, बाकी जो भी लोग हैं ट्रेड में? प्रॉफिट में सर कितना प्रॉफिट हुआ सर कृष्णा? 2750। 2750। वेरी गुड। ट्रेड में सर आपका आज वो 0 to हीरो बहुत शानदार लगा ट्रेड। मैं हीरो टू जीरो कॉल नहीं लिया था सर। मैंने मेरी सुबह ही मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था। बढ़िया है बॉस। कोई जरूरी नहीं है ओवर ट्रेड करने की। जब आपको एक ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो फिर आप दूसरा ट्रेड तो करना ही नहीं है। सर वो आपने शेयर किया था ना, हाँ मैंने किया था। कौन सा? वो 0 to हीरो वाला, जिसमें कुछ बहुत अमाउंट कम अमाउंट से अच्छा अमाउंट बना था। अच्छा हाँ, 2 रुपये से 300 रुपीज। यस सर, बहुत शानदार ट्रेड था वो सर। अगर वहां पे मैं इमेजिन करो, अगर 10 लॉट लगा देता तो क्या होता? सर बहुत ज्यादा अमाउंट बनता है। फिर तो वो सब मिलता रहता सर है किसी ने वही कि आज एक ट्रेड शेयर किया है, हम्म। मतलब उस पे देखा था मैंने टेलीग्राम पे किसी दूसरे ग्रुप में। हम्म। तो उन्हें शायद 15,000 समथिंग कुछ का लगा कि 1 लाख समथिंग कुछ, मतलब 80-90 हज़ार 1 लाख ऐसा कुछ अमाउंट बताया उसने, मैं ध्यान नहीं दिया। हम्म। बट अच्छा अमाउंट बनाया उसने। बन जाता है 0 हीरो में तो। हाँ सर, वो सीखना ओके, है आपसे सर। सिखाऊंगा बॉस धीरे धीरे। जी सर। ठीक है, सर सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे सर। बोलिए। सर हम लोग को जितने भी हम लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए हैं सर, मैं ये चाहता हूँ कि सर हम अपनी नॉलेज आपके लेवल के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, लाइव नहीं आने का जो है ना, मेरा थोड़ा सा मेन रीजन यही है। क्यों पता है? क्यों? मैं जिस तरीके से ट्रेड करूंगा ना, हार्मोनिक पैटर्न्स लगाऊंगा, फिबोनाची लगाऊंगा, उस पर ही ट्रेड करता हूँ। और वो चीज़ अभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस लेवल का बना दूं, जो मुझे पता है वो आपको भी पता है। फिर जो लाइव मार्केट में मैं ट्रेड करूंगा ना, वो मैं आपको बस सिग्नल दूंगा, आपको अपने आप समझ आएगा कि सर ने अभी यहाँ पे क्या किया। और ऐसे मैं चार्ट बनाऊंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग बताओ सर मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर एक रिक्वेस्ट और थी सर, बोलिए। कि सर आप हम लोग के गुरु हमेशा बने रहिए प्लीज सर, हम लोग को छोड़िएगा मत सर। बॉस आप लोग छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं सर, ये तो कल मैंने कहा था आपसे, जीना मरना आपके साथ ही हो गया सर अब। थैंक यू सो मच। सही है। The teach importance of candlestick on support and resistance is awesome. थैंक यू सो मच कृष्णा। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है बॉस सब लोगों को? यस सर। यस सर।
ठीक है यस सर, हो रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो वो गेट का तो अपना मैटर ही नहीं है ना। सब लोग अभी अपने आप को म्यूट कर लो बॉस, सब लोग प्लीज। देखो अभी हम लोग जो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, अभी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन क्या रूल होता है वो मैं आप लोगों को बता दिया, कैंडल स्टिक सारे बताएं, कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, कौन सा कैंडल्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। चार्ट पैटर्न भी मैं आप लोगों को समझा दिया, और कल हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी समझ लिया था। अभी हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त। उसके बाद हम लोग कल समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, फिर हमारा स्टार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर हमारा सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। और जब मैं आप लोगों को हार्मोनिक ट्रेडिंग बता दूंगा, इसके एक दो पैटर्न्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, बैट या फिर बटरफ्लाई पैटर्न बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही ये आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आप लोगों को डेली सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न्स लगाकर उसके स्क्रीनशॉट और उसके फोटोज में आप लोगों को ग्रुप में भेजा करूंगा, ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि अभी बैच 4 में बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया था, तो आप लोग देखते हुए ग्रुप में जो चार्ट पैटर्न सारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं वो हार्मोनिक पैटर्न्स लगा के रखते हैं। जैसे कि आज उनका नाम, वेट अ मोमेंट, एक बारी मैं उनका नाम देखता हूँ क्या था, क्लास में है या नहीं है पता नहीं, किन्होंने भेजा सम्राट था। रॉय। नहीं नहीं, सम्राट रॉय तो है ही, एक और थे जिन्होंने भेजा था, वेट अ मोमेंट में उनका नाम देखता हूँ। सम्राट रॉय तो भेजते हैं, आज 2-3 जने ने हार्मोनिक पैटर्न्स लगाकर भेजा था। एक गौरव है, गौरव सूर्यवंशी, उनका भी देखोगे तो वो हार्मोनिक पैटर्न्स ही लगा हुआ है, जैसे कि डी पॉइंट, बहुत सारे उसमें ए बी सी डी होते हैं, एक्स ए बी सी डी पैटर्न, वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा ना, आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो ट्रेड लिया था ना सूर्यवंशी, वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे ही ट्रेड था, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक सम्राट रॉय था, और एक कौन थे, एक स्नेहा थी, उन्होंने भी हार्मोनिक पैटर्न लगाकर भेजा था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि लाइव मार्केट में किस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न को लगाकर ट्रेड करना। और ये इसकी एक्यूरेसी अगर बात करूँ ना, तो 90+ है बॉस। अगर आप हार्मोनिक पैटर्न्स पे 10 ट्रेड करते हो, तो उसमें से आपको 8 ट्रेड तो कंफर्म है सही होगा ही होगा, अगर आप प्रॉपर जितना भी उसका रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हो तो वो हम लोगों की आगे की टॉपिक है। आज हम लोग समझ रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को टेक्निकल ये जितने भी टॉपिक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड अभी एक बार आप लोग डाउट पूछ लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग बता दूंगा, फिर मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा लास्ट में। उसके लिए आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे, फिर डाउट सेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप पहले पूछ लीजिए टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग से लेकर इसके ऊपर जितने भी है, चार्ट, कैंडल्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, किन्हीं का कोई भी डाउट। ब्रेकडाउन के रिलेटेड सर एक डाउट पूछना है मुझे। हाँ बोलिए। तो सर चार्ट निकालिए ना बैंक निफ्टी का जरा। ये रहा। सर ये आपने देखा जो लो मारा था ये रहा। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने हैमर पे एंट्री किया था, लेकिन ये लो पर मेरा सेल कट गया। हाँ, तो जरा मुझे गाइड कीजिए ना सर। आपको पता है मैंने जो ट्रेड लिया था ना, इसी कैंडल पे ट्रेड लिया था। मैंने जो आज ट्रेड लिया था ना, सबसे पहला ट्रेड जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था, सबसे फर्स्ट ट्रेड मैंने इसी दोनों कैंडल को देख के लिया था। बट आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से लिया। ये जो हमारा इंपल्स है ना, अगर मैं इस चार्ट को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदलूं, ठीक है, वेट अ मोमेंट, तो यहाँ से प्राइस जो है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, अगेन फिर नीचे आया, तो इसको मैं एक इंपल्स कंसिडर करता हूँ, और इसको इसका एक करेक्शन कंसिडर करता हूँ। और मैं जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, उसमें 2 लेवल को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा ना, ये लो से लेकर इस हाई तक जैसे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते हैं। एक जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है वो, बट यहाँ पे 50-60 का मुझे उतना यूज है नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। देखो ये जो सबसे लास्ट लेवल होता है ना 1.618, अगर मैं आपको दिखाऊं, फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं 38, 50, 61, 78, 88, 1.13, 1.27, ये सब अभी आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट नो प्रॉब्लम। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पूरा बेसिक समझना, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना 1.618, ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल को रिजेक्शन मिला ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, और मेरा एसएल यही लाइन था।
बट ये लाइन क्यों, क्योंकि जब आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आज के लिए, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को भेजा था ना कि 550 से लेकर 650 का जो जोन होने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। ये लेवल देखोगे ना तो 38,630 ही है। आप ग्रुप में मैसेज चेक करना, मैंने सुबह सुबह भेजा था रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है 550 से लेकर 650 के बीच में। और ये एग्जैक्टली इस लेवल पे कौन सा कैंडल स्टिक बना है, बुलिश कैंडल स्टिक ही बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी। ये जो कैंडल स्टिक है बुलिश हरामी, इसको आप लोग कंसिडर करते हो। देखो अब यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक बना, लेकिन इसका कंफर्मेशन नीचे मिल गया। तो यहाँ पे एक देखो प्रॉपर हिसाब से तो मेरा ट्रेड नहीं था, बट मेरे को इतना समझ में आ गया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा और जो मेरा टारगेट है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या था, इस इंपल्स का ये 1.618 था और मेरा एसएल इस लेवल के नीचे था। आप देखोगे तो मैंने उस प्रीमियम को 125 रुपीज में खरीदा था और उसको मैंने बेचा कितने पे था, 180 रुपीज में, ठीक है। तो 75 पॉइंट मुझको उस ट्रेड में मिला था टोटल कहाँ गया ये रहा, ठीक है। टोटल 75 पॉइंट का मेरा टारगेट था, बट आप देखो यहाँ से कितना पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मेरा एसएल इसके नीचे था, एसएल आज थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि मैंने ट्रेड किया था, इस जगह पे एंट्री किया था और मेरा एसएल लगभग 100 पॉइंट प्लस का था। अब यहाँ से आप जो मेरा फर्स्ट टारगेट था ना, वो यहाँ से आप देखोगे तो इसका जो 50% है ना, ये जो वाला 50%, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था और मार्केट ने इसको पूरा प्रॉपर अचीव किया और मात्र 3 कैंडल में अचीव किया। देखो पहले 3 कैंडल से नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे अपना क्वांटिटी साइज भी ऐड करने वाला था आज। मैं सोचा कि अब यहाँ से तो मार्केट जाएगा तो थोड़ा इसको एवरेज करके यहाँ पे क्वांटिटी साइज और मैं ऐड करने वाला था, लेकिन फिर मैं इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ, कल भी समझाया था ये चीज कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे क्वांटिटी साइज कम करना, इसलिए मैं वहां पे मात्र 1 लॉट ही लिया, ज्यादा मुझको रिस्क नहीं लेना था। यहाँ पे मैंने खरीदा, फिर 3 कैंडल से मार्केट नीचे और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट 3 कैंडल में मार्केट ने दे दिया और इसी कैंडल पे मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद इतना ऊपर मार्केट गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जाने दो इसको, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक लेवल और बताया था, आप लोगों को मैंने लेवल बताया था 39,100 का, आई थिंक 39,100 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था। देखोगे तो 39,100 के बाद मार्केट ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे मिला ही था 97, ये लगभग एग्जैक्ट वही लेवल था, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा अच्छी बात है, इस दोनों कैंडल को देखकर जिन्होंने ट्रेड किया होगा वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा फिर ट्रेड नहीं बना, क्यों नहीं बना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक कैंडल यहाँ पे बना दिया। अब देखो ये कितने पॉइंट का कैंडल है, ये कैंडल लगभग 180 पॉइंट का कैंडल बन गया। इसके बाद देखो 2 कैंडल ऊपर गया तो हम लोगों को कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला, ज्यादा नहीं मिला, बट इस यहाँ पे अगर छोटा छोटा कैंडल बनता ना और यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर जाता तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, 135 पॉइंट मिला, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगर आप इस लेवल को देखकर भी ट्रेड करोगे फिर भी आपको 100 प्लस का पॉइंट तो मिल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर 135 पॉइंट ऊपर की तरफ गया 2 कैंडल में। देख लो आपके सामने मेजर करके दिखाता हूँ, वेट अ मोमेंट, यहाँ से। बट यहाँ पे ब्रेकआउट का जो रूल है यहाँ पे प्रॉपर फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं किया, क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूँ कि ब्रेकआउट का कैंडल 100 से लेकर 120 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। इसके बाद इसलिए मार्केट इतना फॉल कर गया यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया। और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आप ट्रेड करो तो फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का रखो, 100 पॉइंट तो मार्केट आपको आंख बंद करके देगा। लालच छोटा रखोगे ना, आप छोटा छोटा टारगेट को लेकर चलोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका टारगेट बन जाता है 200 पॉइंट का, मार्केट 135 पॉइंट ऊपर गया और नीचे की तरफ फिर फॉल करेगा, तो यहाँ पे आपका ट्रेड क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का रखो, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टारगेट रखोगे ना तो वो टारगेट आपको मार्केट देगा और आपका पैसा भी मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन आप सोचोगे कि मार्केट से मैं पूरा 200 पॉइंट लूँ तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेड गलत हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बस एक ट्रेड किया, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड किया था वही 3 बजे के बाद, वो भी मैंने कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं, मोमेंटम लास्ट में जो मिला था निफ्टी पे मैंने वो ट्रेड किया था, ठीक है, दो रुपए का था 300 रुपया, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस टाइम पास के लिए मैं ट्रेड कर रहा था। तो अभी आपको समझ आया किनका क्वेश्चन था ये, कृष्णा का आपका? यस सर। देखो आपने आज यहाँ पे गलती क्या करी ना कि ठीक है आपने यहाँ पे ट्रेड किया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पे ट्रेड किया, लेकिन आप देखो कि अगर ये 2 हैमर कैंडल स्टिक है ना तो इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये अगर हमारा सपोर्ट है तो आप यहाँ तक मार्केट को आने दो, फिबोनाची को भी यूज करो, ये 1.618 का लेवल है, ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रेड तो बनता है, बट 2 हैमर कैंडल स्टिक का क्लोजिंग ऊपर दिया है, कृष्णा दिया है? हाँ सर।
नहीं यहाँ दिया। नहीं दिया तो आपका यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं बनता है, ठीक है। बराबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लिया कि मुझको समझ आ गया था ये सपोर्ट है इसलिए, लेकिन आपको ये चीज तभी समझ आएगा ना जब आप इस पे कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप ट्रेड कर राइट। सकते हो। बट यहाँ पे अभी आप अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से आपका ट्रेड नहीं बनता है, इसलिए आपका ऐसे लेट हो गया। आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए इस सपोर्ट के लेवल पे। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? और कोई डाउट? यस सर नो? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ आप? सर एक डाउट था सर। यस सर, यस सर। बोलिए। सर सपोर्ट पे डायरेक्ट एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर कैंडल का वेट करना चाहिए सर? कैंडल का वेट करना चाहिए बॉस। पहले आपको कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, फिर ही आप वहां पे एंट्री करो। अगर कैंडल स्टिक वहां पे आपको नहीं दे रहा है एंट्री, बुलिश कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, तो फिर आप वहां पे ट्रेड में एंट्री मत करो। ओके ठीक है, और कोई डाउट? सर। जी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो बनाने में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ मैं उस लेक्चर को, आपको समझ में आएगा। ओके सर, ओके। ओके, और कोई डाउट? ये प्रतीक बट हैमर की इंपॉर्टेंस सिर्फ सपोर्ट पे होते हैं? बिल्कुल सपोर्ट पे ही होते हैं, ये हमारा सपोर्ट का लेवल ही है। ये जो मैंने आपको लेवल दिखाया ना 630, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था ना 550 से लेकर 650, 650 के लेवल को भी आप मार्क करो यहाँ पे। 650 ये जो पूरा जोन है ना, ये एक्चुअली में ये 650 और नीचे मैं आपको बताया था 450, वहां से ये पूरा डिमांड का एरिया। डेली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखना, आपको पास्ट का प्राइस देखकर समझ में आएगा। तो ये सपोर्ट पे ही दो हैमर बना, बट कंफर्मेशन इसका ऊपर नहीं मिला। यहाँ पे रेड कैंडल बन गया शूटिंग स्टार के टाइप का, या फिर आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ऊपर जाके बना। लेकिन इसका कंफर्मेशन हम लोगों को कब मिलता है? जब इसके बाद का कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता, तब हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे इस कैंडल को देखकर जिन्होंने ट्रेड किया, इस कैंडल ने आपके एसएल को मार दिया, और ये ज्यादातर आपके एसएल ही हिट होंगे अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो। अब हैमर तो बन गया, ठीक है, हैमर के बाद का कैंडल का भी हम लोगों को वेट करना है। यही चीज मैं आप लोगों को जब कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था ना कि इंपॉर्टेंस क्या है कैंडल स्टिक्स की, और कब हम लोगों को कैंडल्स पे ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया अभी आपको? और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये हमारा रिवर्सल पॉइंट था 1.618, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होता है। और ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी सपोर्ट था, तभी मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया था। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, आराम से मार्केट ने इसको अचीव कर दिया। ठीक है, अभी समझ आया आप लोगों को? और कोई डाउट आप लोगों का? आगे बढ़ूं मैं अभी? यस सर नो? यस सर। यस सर, यस सर, ठीक है, कोई डाउट नहीं आप लोगों का अभी? नो डाउट। ठीक है, ओके नो सर। ओके ओके ठीक है। आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देना, मैं लास्ट में उसका आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और बाकी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे वो तो मैं आप लोगों को लास्ट में मौका दूंगा, आप लोग पूछ सकते हो। और अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग समझने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कुछ, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और क्या क्या हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है पूरे दिन में जो परफेक्ट टाइम होता है जब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रॉपर सेटअप के साथ कर सकते हैं, वो बता दूंगा। और किसी भी स्टॉक को किस तरीके से चूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। सिंपल सा मतलब है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता था कि हम लोग किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में जब ट्रेड करते थे तो उसको होल्ड करते थे एक दिन से ज्यादा, एक दिन ज्यादा के लिए उसको हम लोग होल्ड कर देते थे। आज खरीदे तो कल परसों नेक्स्ट डे, उसके बाद एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने तक होल्ड करते थे। तो क्या आता था? स्विंग ट्रेडिंग में आता था। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में आज ट्रेड कर रहे हो ना, आज उसको बाई कर रहे हो, तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही बस ये होता है कि जो पोजीशन आप आज खरीद रहे हो वो आज ही बेच देना है, शाम होने से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले। अब आपको उस ट्रेड में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है,
कोई मतलब नहीं है। आपने मान लो उसमें 5,000 का लॉस है, आप चाहते हो कि इसको मैं कल के लिए होल्ड कर दूं, नहीं कर पाओगे। वो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को क्या करेगा, अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो भी पोजीशन आज खरीद रहे हो उसको सेम डे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इंट्राडे ट्रेडिंग का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा मतलब है। स्विंग ट्रेडिंग से ये कैसे डिफरेंस है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, पोजीशन को हम लोग होल्ड करते हैं एक दिन से ज्यादा के लिए, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। आज खरीद रहे हैं तो आज ही बेचना पड़ेगा एनी हाउ। अब आपको लॉस हो रहा है, आप बोलोगे कि मुझे तो लॉस हो रहा है, मैं नहीं बेचना चाहता हूँ, कल मार्केट गैप अप खुलेगा तो कल होल्ड करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अब ये एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आएगा जब आप इसको ट्रेड करोगे और ये गलती आप सेम रिपीट करोगे मार्केट में। ये गलती आप रिपीट ना करो, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, तो इसको नोट करना जरूर आप लोग। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अब इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझो। इंट्राडे ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। अगर आप यहाँ पे अपना 1 लाख रुपया लेके आ रहे हो तो वो आप 1 लाख जीरो भी कर सकते हो। ये चीज आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए से इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका अमाउंट जीरो भी हो सकता है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग उतना ही अमाउंट से करना है कि अगर वो आपका जीरो हो भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आप वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग मात्र उसके 5 से 10% से करो। 5,000 से लेकर 10,000, मैक्स टू मैक्स 10,000 से आप इंट्राडे ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको लॉस भी हो जाएगा तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर 1 लाख रुपया है और आप पूरा 1 लाख का 1 लाख इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो लगाकर एक ही दिन में, अगर मान लो वो आपको लॉस हो जाएगा तो फिर आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आपको कितनी प्रॉब्लम होगी आप ये चीज समझ सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उतना ही अमाउंट लगाओ, वो अगर आपका जीरो हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप वहां पे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, और 9 लाख अपने आप बैकअप में रखो। क्योंकि देखो जब आपके बैकअप में अमाउंट होगा ना तो आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि अगर आपको वो लॉस भी हो जाएगा ना तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके माइंडसेट पे, आपके साइकोलॉजी पे। आपको पता है कि हमारे पास बैकअप है, मैं उससे ट्रेड करके फिर इसको कवर कर सकता हूँ अगर ये लॉस हो गया तो। बट आपके पास 10 लाख है और आपने पूरा 10 लाख का ट्रेड कर दिया, फिर आपको तो साइकोलॉजी वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी कि आपके पास 10 लाख है। अगर मान लो आपको तो इतना डर सताएगा ट्रेड में, थोड़ा सा भी लॉस होगा 2 लाख रुपए का, बस आप तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे और 10 लाख में से डायरेक्ट आपका 2 लाख खत्म, फिर आपके पास 8 लाख बचेगा। और वो सेम गलती आप वापस करोगे क्योंकि अब आपको 2 लाख रुपया रिकवर करना है, और उसको रिकवर करने के चक्कर में वो 8 लाख आप मार्केट में डुबा दोगे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है, बट मैं उतना ही अमाउंट से ट्रेड करूंगा। अगर वो मेरा जीरो हो जाता है तो मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 5,000 है, फिर अभी आप इंट्राडे ट्रेड मत करो। पहले आप सीख लो, समझ लो, थोड़े से कैपिटल गेन कर लो। 5,000 से करोगे तो वो भी आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन सीखने के पर्पज से आपके पास 1 लाख है तो 5 से 10,000 ऐड करो अकाउंट में और उसी से ट्रेड करो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, देखो आप 2 अकाउंट रखो, ठीक है, 2 डीमेट अकाउंट। एक डीमेट अकाउंट में बड़ी अमाउंट रखो, जो एक्सपीरियंस है ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो थोड़े अनएक्सपीरियंस है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप एक ही अकाउंट रखो और मिनिमम अमाउंट 5 से लेकर 6,000 उससे आप ट्रेड करो उससे। लेकिन आपके पास 10 लाख है फिर भी आप उसको ऐड मत करो गलती से भी। अगर ऐड कर दिया ना तो फिर आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा और आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी खरीद लोगे, तो उसके चक्कर में आपको लॉसेज होंगे। मेरे पास दो अकाउंट है, ठीक है, एक एंजल वन पे है, एक अप स्टॉक पे। जिस दिन मुझे ज्यादा क्वांटिटी खरीदना होता है ना मैं एंजल वन पे ट्रेड करता हूँ, और जिस दिन मुझे कम क्वांटिटी खरीदना होता है मैं क्या करता हूँ अप स्टॉक पे। दूसरा अकाउंट उस दिन मैं खोलूंगा ही नहीं। आप लोग देखोगे तो कभी मैं आपको एंजल वन का भेजूंगा, कभी आप अप स्टॉक। मेरे मिनिमम प्रॉफिट अप स्टॉक पे होंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट एंजल वन पे होंगे। जितने मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूंगा सब में आप ये चीज नोटिस करना, ठीक है। एंजल वन पे मेरा ज्यादा अमाउंट है तो वहां पे मैं क्या करता हूँ बड़े लॉट बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन अप स्टॉक पे मिनिमम अमाउंट 1 लॉट 2 लॉट, इससे ज्यादा मैं इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप लोग भी धीरे धीरे इस चीज को फॉलो करना। 2 अकाउंट रखो, एक पे छोटे अमाउंट, एक पे बड़े अमाउंट। जिस दिन आपको लगता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे छोटे अमाउंट के साथ छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, ठीक है। तो आपको उतना ही अमाउंट लगाना है कि वो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये यहाँ पे लिखा हुआ चूज 2 और 3 लिक्विड शेयर्स। अगर आप स्टॉक में करते हो तो वहां पे स्टॉक में भी आपको जो स्टॉक चूज करना वो वैसे वाले स्टॉक में चूज करना जहां ज्यादा लोग ट्रेड करते हो, जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा हो। अब मान लो आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई ज्यादा वहां पे वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें आपको ट्रेड करने का। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है,
रिसर्च योर वॉच लिस्ट थ्रूली। देखो अब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से डिस्टर्ब होती है, देखो बहुत डीपली समझा रहा हूँ तो इसको समझने की कोशिश करना। छोटी छोटी पॉइंट है बट ये बहुत काम करेगी आपकी लाइव मार्केट में। आप इंडेक्स में ट्रेड करो, मान लो बैंक निफ्टी में आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऐड किया 39,100 का और 39,200 का, आज आपने उसको ऐड कर लिया। आज उसकी प्राइस चल रही है 200 रुपये 39,100 की, और 39,200 की प्राइस चल रही है 150 रुपये, ठीक है, और मार्केट क्लोज हो गया। कल मार्केट अगर मान लो 200 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, और जैसे गैप अप खुलेगा तो आपके जो प्रीमियम का प्राइस आपको जो वॉच लिस्ट में दिख रहा है ना, उसका भी इंक्रीज होगा। जो 200 का होगा वो 300 हो जाएगा, जो 150 का वो 200 हो जाएगा। तो अब आपके अंदर ये आएगी ग्रेड कि यार अगर मैं इसको कल खरीद लिया होता और आज मार्केट गैप अप खुला तो मेरे को इतना पॉइंट का भी प्रॉफिट हो जाता। ये सब लोगों के साथ होता होगा हमेशा। आप जब वॉच लिस्ट में जितने भी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को ऐड करके रखोगे ना, उसका प्राइस आप देखोगे, मान लो अभी देखा आपने, अभी चल रही है उसकी प्राइस 120 रुपया, ठीक है, और मार्केट वहां पे आपका कोई सेटअप नहीं बना है, मार्केट में कोई सेटअप नहीं बना है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला गया, और आप फिर देखोगे अपना डीमेट अकाउंट खोल के, यार 120 का थोड़ी देर पहले चल रहा था, अभी ये 220 हो गया, अगर मैं खरीद लेता तो मेरे को तो डायरेक्ट 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। ये चीज को देखने के चक्कर में आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से डिस्टर्ब होती है कि आपका सेटअप नहीं भी बनेगा ना, फिर भी आप ट्रेड में एंट्री कर लोगे, क्योंकि आप बार बार अपने प्रीमियम को देख रहे हो, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन, तो आपको लगता है चलो थोड़ा सा ऊपर जाएगा खरीद लूंगा, तुरंत बेच दूंगा। तो आप हमेशा इस चीज पे फोकस करना है कि आपको वॉच लिस्ट में कोई भी स्ट्राइक प्राइस ऐड करके नहीं रखना है। डेली सबको डिलीट कर दो, पूरा क्लियर कर दो, और जब आपको ट्रेड करना हो ना, जब आपका प्रॉपर सेटअप, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा सेटअप बन चुका है, अब मुझको यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है फॉर एन एग्जाम्पल, तो अब मैं 9:50 पे स्ट्राइक प्राइस को डालूंगा, जो भी मैंने खरीदा था उसको ऐड करूंगा, और उसके बाद में जो प्राइस चल रहा था तुरंत उसको खरीद लूंगा। अगर मैं उसको 2 घंटे पहले से ऐड करके रखता, देखता उससे पहले उसका प्राइस चल रहा था 120 रुपया, अभी चल रहा है 110 रुपया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता, बोलता कि यार अभी तो ये 110 पे चल रहा था, अभी ये 130 चला गया, अब मैं उसको खरीदूंगा ही नहीं, 10 रुपया इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है, और इस साइकोलॉजी के चक्कर में आपका ट्रेड भी छूट जाएगा। तो आप क्या करो, उसको देखो ही मत, आप क्या करो, डिलीट कर दो। आप सिंपल चार्ट को फॉलो कर रहे हो ना, प्रीमियम के प्राइस को मत देखो, उसको क्या करो, डिलीट करे करो। जब ट्रेड करना हो फिर आप उसको ऐड करो, उसके बाद आप उसको ट्रेड करो, डायरेक्ट खरीद लो। जब भी आपका सेटअप बनेगा फिर आप उसको ऐड करना। आई होप आपको ये चीज अभी समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड मत करना। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो कोशिश करो कि आपका 90% ऑफ ट्रेड जो है ना डाउन ट्रेंड में ही हो। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना तो आपको ज्यादा चांसेस है लॉसेस होने के। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ, बट बहुत कम क्वांटिटी साइज के साथ, 1 से 2 लॉट के साथ। अगर आप कर रहे हो, आपका प्रॉपर सेटअप बन रहा है जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसमें मुझको प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉपर सेटअप है, ये काम करता है, तब आप उसमें ट्रेड करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट भी करो, बट वहां पे भी क्वांटिटी साइज कम करके 1 से 2 लॉट। अगर आप 5 लॉट 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो वहां पे 1 लॉट या फिर 2 लॉट, उससे ज्यादा मत करो। हमेशा कोशिश करो कि मार्केट के साथ, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप लोगों ने सुना ही होगा हर जगह, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो कोशिश करो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की। मैं जहां पे डेली ट्रेड करता ना, वहां पे सामने लिख के रखता हूँ कि आज का ट्रेंड निगेटिव है, कोशिश करना है कि ट्रेड मुझे निगेटिव साइड में मिले, तो वहां पे मैं अच्छा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँ। मैंने 2 दिन पहले ही एक क्वांटिटी 15 लॉट खरीदा था, उसमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने कभी क्वांटिटी साइज इंक्रीज नहीं किया, कल भी बहुत कम, आज भी बहुत कम। तो आपको वही चीज, आपको अपने अंदर ये डिसिप्लिन लाना होगा कि मेरे सेटअप पे बनेगा, प्रॉपर ट्रेंड के साथ बनेगा, फिर मैं क्वांटिटी साइज इंक्रीज करूंगा। नहीं बनेगा, मिनिमम पैसा तो आपके घर से जाएगा ना, अगर आपको लॉसेस होंगे तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे सोचना है। ठीक है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट मूव नहीं करना है, हमेशा ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को टोटल 4 पॉइंट बताया कि आप उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेड करो जो अगर आपको लॉस हो जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आप डिप्रेशन में ना जाओ, आप टेंशन में ना जाओ, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो वैसे स्टॉक को चूज करो। इसके बारे में तो अभी हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। अपने वॉच लिस्ट को हमेशा उस पर रिसर्च करते रहो। ठीक है, अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो उस पर देखते रहो कि क्या चल रहा, और जो मैंने आप लोगों को अभी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि आप स्ट्राइक प्राइस जो भी ऐड करके रखते हो उसको मत करना, उसको डिलीट करके रखना। जब आपको खरीदना हो फिर आप उसको डायरेक्ट ऐड करो, और जो अमाउंट चल रहा है उस पर आप खरीद लो। डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। मतलब अगर आपका ट्रेंड निगेटिव है तो आप कोशिश करो निगेटिव ट्रेड लेने की, अगर आपका ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप कोशिश करो पॉजिटिव ट्रेड, ऊपर का ट्रेड लेने की। हमेशा ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एग्जिट द पोजिशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। फॉर एन एग्जाम्पल,
आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया। अब आपको लगता है कि यार मेरा सेटअप तो बना हुआ था, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट अगर इस तरीके से नीचे आ रहा तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दें, मैंने ट्रेड में लेकर गलती कर दी। अगर आपके माइंड में ये चीज़ थोड़ी 1 सेकंड के लिए भी आ गई तो उसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। आप वहाँ पे बिना सोचे समझे अपने पोजीशन को सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर दो, मतलब अपने पोजीशन को काट दो। उसके बाद आप चार्ट देखो, कुछ भी करो, अगर आपके माइंड में ये आ गए कि नहीं यार ये ट्रेड लेकर मैंने सही नहीं किया, आपके अंदर डर आ गया ना, तो आप क्या करो वहां पे अपने पोजीशन को काट दो। क्यों? क्योंकि आपका सेटअप नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे सेटअप बन गया, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पर। तो कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन होगा? पहले तो आप क्या करो, अपने पोजीशन को काट दो, उसके बाद आराम से वेट करके देखो कि आपने तो ट्रेड ले लिया, अब देखो कि मार्केट आपके हिसाब से चला या नहीं चला। अगर आपका टारगेट दे दिया तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये तो टारगेट दे दिया। अब आप उस वक्त, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने बेकार ही बेच दिया, अगर नहीं बेचता ना तो मुझको भी प्रॉफिट हो जाता। आप लोग ये चीज सोचते हो, आपको वहां पे क्या सोचना है ना, आपको वहां पे आपके माइंडसेट ये होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये मैंने ट्रेड किया, ये प्रॉपर काम करता है, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पर ट्रेड करूंगा ना तो इसको आप क्या करो, डेट के साथ टाइम के साथ उसको नोट कर लो कि इस दिन मैंने अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से इस सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया था, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जब वो आप लिख लोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वैसा कंडीशन मिलेगा तो आप वहां पे नहीं निकलोगे, वो आपके माइंड में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि इससे पहले भी ये सेटअप बना था, इस पे मार्केट ने मैंने निकाल दिया था बट मार्केट वापस ऊपर चला गया था। तो अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, होल्ड करोगे वहां पे अपने टारगेट तक का। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर दो। अब मान लो आपको किसी रीजन से आपके माइंड बोल रहा था कि यहाँ से काम नहीं करेगा, अब वहां से मार्केट नीचे गिर गया, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा, यहाँ पे मार्केट मान लो 200-300 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपके अंदर बोलेगा कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ पे अच्छा हुआ कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद आप ढूंढो कि इसमें गलती क्या था जो आपने ट्रेड में एंट्री किया था। अब वो गलती ढूंढो कि मैंने क्यों निकाला, मेरे ट्रेड सेटअप क्यों नहीं बोल रहा था, इसमें मैंने क्या देखा कि मुझको ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर इस कैंडल के बाद ये वाला जो कैंडल है ना 10:10 का, अगर ये रेड बना देता ना तो ये मेरे लिए क्या हो जाता, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता और मैं आज अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता यहाँ पे। क्योंकि ठीक है सपोर्ट पे है, लेकिन इसके बाद और नीचे ये पूरा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता ना, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता, जो भी मुझको लॉसेस हो रहे थे वो मैं स्क्वायर ऑफ करता, वो मैं निकाल देता, क्योंकि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेड था बट मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इसके आप लोगों को मैं इसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के। जब कभी भी मेरे साथ अनफेवरेबल कंडीशन आया है तो मैं अपने पोजीशन के साथ क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो। एक सेकेंड, आप लोग बताना कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा फोटोज। 2-4 मैंने यहाँ पे फोटोज डाउनलोड करके रखे हैं, मैं आप लोगों को बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बट 2-3 अभी दिखाता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, यस और नो? यस सर। सब लोगों को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। मैं आप लोगों को 4-5 अपने स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉसेस की, ताकि आपको समझ आए कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है। देखो सबसे पहले आप मेरे क्वांटिटी साइज पे नजर रखना, जहां मैं क्वांटिटी साइज इंक्रीज करता हूं मतलब वो मेरे परफेक्ट सेटअप पे था, अगर वो मेरा परफेक्ट सेटअप नहीं है तो मैं अपने क्वांटिटी साइज को भी इंक्रीज नहीं करता हूं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मुझको मात्र 51 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। इस ट्रेड में 180 पे मैंने 2 लॉट खरीदा था और 181 में बेचा। अब ये जो भी सेटअप पे मैंने ट्रेड किया होगा ना, ये मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन बोले तो मेरे सेटअप पे तो बना था बट मेरे को फिर ऐसा फील हुआ कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा सकता है, तो सबसे पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद मार्केट को आराम से वेट करके देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ जा रहा है या मेरे अगेंस्ट जा रहा है। अगेंस्ट चला गया तो गलती ढूंढूंगा, साथ चला गया तो मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये काम किया है, मेरा मार्केट में टारगेट अचीव कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा। देखो इसमें 185 रुपीज का प्रॉफिट है। क्वांटिटी से देखो 2 लॉट मैंने खरीदा 305 रुपए में, 309 में भी बेच दिया। क्यों? क्योंकि मुझको ऐसा फील हुआ कि ये मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 21 रुपए का। बाकी देखो तो जहां मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको, 1,50,000 ऐसे नहीं दिखेगा। 1,50,000 मेरे को साल में 1-2 बार ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। बाकी जो मेरा एवरेज प्रॉफिट होगा ना वो 1000 से लेकर 3000, 4000, 5000 जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10,000, कभी कभी 14-15 हो जाते हैं बट वो बहुत कम, महीने में 1 बार 2 बार। ज्यादातर 3000, 4000, 5000, 2000, 1000 इतने में खुश रहता हूँ। ज्यादा लालच नहीं करोगे। अगर जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया मुझको लालच नहीं करनी है ना, फिर आप धीरे धीरे आपका पैसा भी ग्रो होगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगी, आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी। इन फ्यूचर जब आपके पास
बड़े अमाउंट आ जाएंगे प्रॉफिट धीरे धीरे करके, फिर आप वहाँ पे बड़े क्वांटिटी साथ ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे मैंने 350 में खरीदा, 414 मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अब ये देखो 151 पे खरीद रहा हूँ और 151 पे ही बेच रहा हूँ। अब बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है, बेवकूफ़ी नहीं, ये मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। बाकी जहाँ आपको लॉसेस दिख रहे हैं ना, ये मेरे एसेल हिट हो चुके हैं, ठीक है, ये सब मेरे एसेल हिट हो चुके हैं, इसलिए वो उसमें आपको लॉसेस दिख रहे हैं। अब देखो ये मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए मैंने मेरा यहाँ पे इस ट्रेड में ब्रोकरेज भी नहीं आया, फिर भी मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरा पैसा तो बच गया, मेरा जो कैपिटल इसमें लगा हुआ है वो तो मेरा सेव हो गया। उसके बाद अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया तो मैं तो बोलूँगा चलो भाई मेरा पैसा तो कम से कम बच गया, घर से पैसा नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन मार्केट के साथ। और 2-3 दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें मेरे को 31 रुपए का लॉस है, 201 में खरीदा, 199 में बेचा। क्यों बेचा? अगर मुझको बेचना था मैं खरीदता नहीं। यहाँ पे मैंने इसलिए बेचा क्योंकि ये मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन था बॉस। यहाँ पे मेरा सेटअप ठीक था, बट मेरे को फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिखा होगा चार्ट पे कि मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को नहीं कंटिन्यू करा और स्क्वायर ऑफ कर दिया। 188 रुपीज, ये भी मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन था। 331 में खरीदा, 338 में बेचा, ठीक है। जहां जहां देखो टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। बाकी जो आपको रेट दिख रहे हैं वो मेरे ऐसे लेट हो चुके हैं। और दिखाता हूँ एक बार, यहाँ कहीं पे 700, ये तो ठीक है, ये तो लगभग टारगेट ही दिया होगा। 284 रुपीज, ये जो है ना 387 पे खरीद रहा हूँ, 398 पे बेचा, ये भी मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब समझ में आ गया होगा अभी आप लोगों को कि जहाँ पे आपका सेटअप तो बना है बट आपको लगता है कि ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है। और दिखाता हूँ 19 रुपीज, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लॉट खरीदा, 240 में खरीद रहा हूँ, 241 में बेच रहा हूँ। जब बेचना ही था तो मैं खरीदता क्यों? इसलिए बेचा क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है तो सबसे पहले आप अपनी माइंड की सुनो, ठीक है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। उसके बाद वेट करके देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में। अगर वो आपके साथ चला गया तो आपका ट्रेड परफेक्ट था, आप नेक्स्ट टाइम से अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। इस डेट के साथ क्या करोगे, अपने पोजीशन को आप क्या करोगे, लिख लोगे कि इस डेट को मैंने ये ट्रेड लिया था, बस इस रीजन से मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मेरा टारगेट हिट कर दिया। सारे कुछ को लिखो तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। एक पेज और है, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन 262, ये भी लगभग अनफेवरेबल ही है मेरे लिए, बाकी लगभग ठीक है। ये 300 जो छोटे छोटे ट्रेड करता रहता हूँ वो ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन देखोगे तो ये 262 है। मतलब आपको समझ आया, यहाँ पे मेरे को 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 200, 300 का जो प्रॉफिट एंड लॉसेस दिख रहा है ना, वो क्या है, मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। 1100, 800 ये सब मेरे ऐसे लूट हो चुके हैं। बाकी जो भी है 5000, 3000 वो सब टारगेट। इसके अलावा बहुत सारे और है, मैं पूरा तो यहाँ पे नहीं ऐड किया था, 4-5 ही यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था ताकि आपको दिखा पाऊँ कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है। तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। आपके हिसाब से जो अनफेवरेबल कंडीशन बन रहा है उसमें क्या करो, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। समझ आया अभी आप लोगों को ये चीज? यस सर। सब लोगों को समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर, परफेक्ट। बाकी आप लोगों के जितने भी डाउट्स है आप यहाँ पे टाइप कर देना, बताता हूँ अंशुमन शुक्ला लास्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट को क्लियर कर लिया। 6th पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे सुप्रीम चीज लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको आप लोगों को हमेशा मार्क करके रखना है। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लोग ट्रेड करते हैं वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। हमेशा आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, हर चीज फेल हो सकता है, हर चीज, हर आपका हार्मोनिक फेल हो सकता है, आपका कैंडल स्टिक फेल हो सकता है, आपका इंडिकेटर तो ज्यादातर फेल होते हैं, हर चीज फेल हो सकता है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉस बहुत कम फेल होते हैं। अगर आप सही तरीके से उसको मार्क करे होगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप देखो, आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो ना, आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आप जैसे जैसे लाइव मार्केट में अपना टाइम बिताओगे ना, आपको एक्सपीरियंस होगा ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिता दोगे ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मार्केट में जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज तभी आपको रियलाइज होगा जब आप सीखोगे, समझोगे और लॉसेस करते रहोगे ना। अलग अलग स्ट्रेटेजी सीख लिया, उस पर लॉसेस हो गया, फिर दूसरा सीख लिया, फिर उस पर लॉस हो गया, फिर तीसरा सीख लिया, उस पर भी आपको लॉस हो रहा है, तो वो आपको समझ में आएगा कि यार इतना चीज सीखने की जरूरत नहीं है। मैं 2 चीज सीखता हूँ और 2 चीज पे 2 साल प्रैक्टिस कर दूं, उसके बाद तो आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में बॉस देखो सबकी सेम जर्नी होती है, ठीक है, हर लोग लॉस करके ही सीखते हैं, लेकिन जो लोग बिना लॉस करे सीखते हैं ना,
वो भी सही है, बट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा ना वो लॉस करके ही मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, मैं आपको विद एग्जांपल भी समझाता हूँ, बट आपको इससे ज्यादा और अच्छे से समझ आएगा जब आप ये सब चीज को जानने के बाद ट्रेड करो और लॉसेस हो जाएंगे आपको। फिर आप वहां पे अपने गलती ढूंढोगे कि ये तो सही था बट मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी। तो जब आपको आपका घर से पैसा जाएगा ना, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने गलती क्या कर दी, तो वहां पे आपका साइकोलॉजी हर एक चीज काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, और कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल हर स्टार्टिंग में इंडिकेटर हुआ, अलग अलग स्ट्रेटेजी हुआ, बहुत सारी मैं ट्राई करता था, इससे प्रॉफिट हो जाए, इससे प्रॉफिट हो जाए, इससे प्रॉफिट हो जाए, किसी से प्रॉफिट नहीं होता था, ज्यादातर लॉसेस ही होते थे। एट द एंड एट द मंथ मेरे को लॉसेस ही मिलते थे मेरे डिमेट अकाउंट में, 10,000 का, कभी 15,000 का, कभी 30,000 का, मंथ में मेरे को इतने लॉसेस हो जाते थे स्टार्टिंग में। फिर मेरे को रियलाइज हुआ इतना लॉसेस करने के बाद कि मैं दो ही चीज सीखूंगा, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और हार्मोनिक पैटर्न। मैं सबसे सुप्रीम चीज मानता हूँ, हार्मोनिक पैटर्न्स को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। हार्मोनिक पैटर्न को सीखा, उसके बाद मैं पिछले 2.5 साल से उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बाकी लोग तो आपको सिखा देंगे, पैसा लेके ही सिखाएंगे 40-50 हजार, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका होता है, कब करता है, कब फेल करता है, वो सब चीज मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो बस ये चीज आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा, तो हार्मोनिक पैटर्न्स वाले लेक्चर्स आप लोग जरूर अटेंड करना। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके रखना है, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले। हमेशा याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, कितने भी आपके पास एक्सपीरियंस क्यों ना हो, फिर भी हर एक ट्रेडर को लॉस होता है बॉस, हर एक ट्रेडर को लॉस होता है, बट डिपेंड ये करता है कि वो कितना लॉस कर रहे हैं। वो अपना एसेट हिट करवा रहे हैं या अपने पोजीशन को खरीद कर होल्ड करके छोड़ दिए, अब उनका प्रीमियम 0 हो जाएगा, फिर उनको देखो होता है क्या है ना कि आपने 10,000 लगाया, अब आपको उसमें लॉस हो रहा है 5,000 रुपए का, और बोलोगे यार 5,000 तो लॉस हो ही जाता है, छोड़ ही देते हैं, या तो 0 होगा या तो फिर ये भी कवर हो जाएगा, उसके चक्कर में आपका 5,000 धीरे 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 पूरा कैपिटल आपका खत्म। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, वो चीज मैं आपको साइकोलॉजी बारे में और अच्छे से समझाऊंगा ये चीज। अभी बस आप इंट्राडे ट्रेडिंग समझना, तो उतना ही अमाउंट लगाओ जो आपको लॉस हो जाते हैं, तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। जो भी आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च और वॉच लिस्ट, इस पे आप लोग हमेशा रिसर्च करते रहो। और दूसरी चीज, जो भी आपने प्रीमियम को ऐड किया, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस को ऐड किया, उसको ऐड करके मत रखना, डिलीट करके रखना, पूरा इसको एम्प्टी करके रखना। जब ट्रेड में एंट्री करना, डायरेक्ट सर्च करके ऐड करो और ट्रेड में एंटर कर लो। मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, अप ट्रेंड है तो कोशिश करो अप ट्रेंड में ट्रेड लेने की, डाउन ट्रेंड है तो कोशिश करो डाउन ट्रेंड वाली ट्रेड लेने की। अगर आपको मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की ट्रेड मिल भी रही है तो क्वांटिटी साइज कम रखना, ताकि वो आपका एसएल भी हिट करे तो लॉसेस कम हो। एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ऑलरेडी समझा दिया हूँ सारा स्क्रीनशॉट दिखा के, कि अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेड में एंट्री कर दिया लेकिन आपको लगता है कि इससे मुझको लॉसेस हो सकते हैं, तो अपने पोजीशन को आप क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर दो, उसके बाद वेट करके देखो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि आपका कैपिटल मार्केट के पास नहीं जाना चाहिए, आपका कैपिटल आपके पास सेव रहना चाहिए। आप मार्केट से सीखो ठीक है, लेकिन कैपिटल अपना सेव करके सीखो। जहां एसएल हिट हो रहे हैं फिर देखो कि चलो एसएल तो हिट हो गया, एसएल हिट होंगे, ऐसी बात ही नहीं है कि एसएल हिट नहीं होंगे। देखो म्यूचुअल बेनिफिट समझते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आपको मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो मार्केट आपको लॉस भी देगा, तो वो आपको, आप जब आप खुशी खुशी प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको खुशी खुशी लॉसेस भी लेने होंगे। जिस दिन आप लॉस लेना बंद कर दिया ना, उस दिन आपका लॉस इतना होगा इतना होगा, आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। आपको अगर ऐसे ले रहा है मार्केट तो दो, खुशी खुशी दो, ठीक है, लेकिन क्यों लिया आप उसका रीजन ढूंढो, उसको रिपीट मत करना कभी भी। इसके बारे में और बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, अभी बस आपको मैं बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सब कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, तो बताऊंगा, बट अभी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आया इसलिए मैं आपको समझाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट, बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, 10:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप इंट्राडे ट्रेड करो। अब ये लिखने का मेरा बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन क्या है कि मार्केट खुल जाता है स्टार्टिंग में, पहला ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा बन गया, पहला रेड कैंडल बहुत बड़ा बन गया, लोग इसके चक्कर में कूद जाते हैं उसी ट्रेड में, और ज्यादातर आपको लॉसेस ही होते होंगे। तो आप कभी भी ये कोशिश मत करो कि मार्केट खुलते ही मुझको ट्रेड में एंट्री करना है। आप पहले देखो, वेट करो, वॉच करो, कम से कम देखो मार्केट यहाँ पे खुला, अब यहीं पे लोग कॉल खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, पुट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट में कोई सेटअप बना नहीं, मार्केट में जो आप लोगों को लगता है कि जो मोमेंटम आएगा इधर अप साइड डाउन साइड, उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि जैसा फर्स्ट कैंडल खुला ना, वहां पे कॉल भी खरीद लेते हैं और पुट भी खरीद लेते हैं, जिस तरफ मार्केट जाता है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं।
तो ये सब क्या होता है ना कि सेकेंडरी चीज, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब आप कुछ टाइम के लिए इसमें प्रॉफिट करोगे लेकिन एट द एंड आपको इसमें लॉसेस ही मिलेंगे ज्यादातर। तो आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको एक प्रॉपर सेटअप ढूंढना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो 10:15 से लेकर 2:30 बजे मैं यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आप जब 1 घंटा वेट करोगे, 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है, जब आप 1 घंटा वेट करोगे ना तो आपके पास क्या होगा कि एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा। ठीक है, जो भी लोग लेट से आते हैं उन लोगों को मैं कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, डेली समझाता हूँ कि क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, आप लोग आते हो 8:52 में। क्या आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आप लोगों को जो इंट्राडे ट्रेड करना है वो 10:15 से लेकर 2:30 बजे के बीच में कर लिए, इसके बाद नहीं करनी, इससे पहले नहीं करनी, 2:30 बजे के बाद नहीं और 10:15 से पहले नहीं, कि आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा स्टार्टिंग में, कभी कभी हो जाएंगे लेकिन ज्यादातर टाइम्स आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा। आप एक मोमेंटम को कैच करने वाले हो जिसमें आप लोगों को एक तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो, नेक ट्रेडिंग कर रहे हो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लॉसेज ही है। जब आप यहाँ पे 1 घंटा वेट करो तो आपको एक पास क्या हुआ, एक प्रॉपर सेटअप बना। यहाँ पे आपका 1618 का लेवल आ रहा है, ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स भी देख रहे हो, हैमर टाइप का बनना, यहाँ पे बुलिश हरामे भी बना, तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप है। ये देखो ये कब का कैंडल है, 10:10 का, तो आपने 1 घंटा वेट किया, फिर आपको ये प्रॉपर सेटअप मिला, आपको ये टारगेट मिला। मेरा बस यही टारगेट था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। और इसके बाद आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा तो अपने पोजीशन को होल्ड करो, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसको क्या करो, प्रॉफिट लो, आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को एक घंटा वेट करके कम से कम मार्केट को वॉच करना है, मार्केट में डेटा बनने देना है, आपका एक सेटअप बनेगा, फिर आप अपने सेटअप पे ट्रेड करो। तुक्का ट्रेडिंग, नेक ट्रेडिंग मत करो, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा बॉस लाइव मार्केट में। जब आपके पास मार्केट में टाइम है, आपके पास टाइम कब तक का है, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम है, तो आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेड करने की क्या जरूरत है। पूरे दिन में मार्केट आपको एक सेटअप तो देगा ही देगा, 100% देगा आपको एक परफेक्ट सेटअप, आप उस पर ट्रेड करो। अगर आपको लगता है कि नहीं देगा तो फिर आप करो अपना पैसा लॉस, आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में मार्केट खुलता ही है और ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आएंगे ना कि सर मार्केट खुल गया, मैंने कॉल लिया, इतने लॉसेस चल रहे हैं, क्या करूँ, अभी मैंने पुट ले लिया। अब मैं सोचता हूँ कि यार आपने लिया ही क्यों है स्टार्टिंग में, कम से कम आप सेटअप तो बनने दो मार्केट के हिसाब से, उसके बाद ट्रेड करो। लेकिन क्या बताऊँ मैं अब आप लोगों को, तो आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखना है कि 10:15 के बाद और 2:30 बजे के बीच में ट्रेड करो। 2:30 बजे के बाद क्या होता है ना कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, इधर अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट किए जाते हैं, प्लस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो किस टाइप मार्केट मूवमेंट करेगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो वहां पे आप कोशिश करो कि इसके बीच में आप सेफ ट्रेड कर लो और मार्केट से निकल जाओ, उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना ये चीज। हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका वॉल्यूम चेक करना, उसकी क्या वॉल्यूम है, उसमें ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अडानी, रिलायंस, ठीक है, टाटा, एमआरएफ, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एसबीआई, ये सब सारे में क्या, कोल इंडिया, ये सब कंपनी में लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं। तो आप इसमें ट्रेड करो जहाँ पे ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, तो उसमें वॉल्यूम साइज, उसमें फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन ज्यादा होंगे, तो वहां पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। स्टॉक्स ऑफ द डे, आप देखो डेली आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मिल जाए कि आज स्टॉक्स ऑफ द डे कौन सा है। और सबसे पहले एक और पॉइंट यहाँ पे, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स लगभग इक्वल है। आपको ये देखना है कि टॉप गेनर्स कौन से और टॉप लूजर्स कौन से हैं आज के दिन में, तो आप उस पर फोकस करके रखो वो सब सारे स्टॉक्स पे, क्योंकि जो टॉप गेनर्स होते हैं मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो टॉप लूजर्स होते हैं मतलब वो थोड़े कमजोर है। तो आप इस पे ध्यान देके इसको डेली एनालाइज करके फिर आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये भी चीज देखना है कि कोई भी स्टॉक का वीक्स का मूवमेंट क्या है, मतलब एक हफ्ते का मूवमेंट क्या है। मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि मैं एचडीएफसी बैंक में मान लो ट्रेड करना चाहता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चार्ट को लगाता हूँ। ये हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, अभी हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ट्रेड करूँ, डिलीटेड। तो आपको क्या करना है, कम से कम आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि इसका ट्रेंड क्या है, एक हफ्ते का इसका मूवमेंट क्या है। अब देखोगे तो ये एक हफ्ते से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, तो अगर मुझको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होगी तो मैं कोशिश करूंगा ना कि इसमें मैं डाउन ट्रेंड की ही ट्रेड लूं, अपसाइड तो इसका ट्रेंड, अगर मैं मान लो मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा होता तो मैं देखूंगा अच्छा ये पिछले 1-2 हफ्ते से मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा, 4-5 दिनों से, तो मैं यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड करूंगा ना 19 तारीख को या फिर 20 तारीख को, तो ये क्या होगा मेरे लिए ज्यादा बेटर कौन सा ट्रेड मिलेगा, अप ट्रेंड का मिलेगा। अब अगर मान लो मैं इस जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर कल ट्रेड करता या फिर आज ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं कल ट्रेड करूंगा, तो इसकी ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, तो मैं ज्यादा कोशिश क्या करूंगा कि मैं डाउन ट्रेंड की इसमें ट्रेड लूँ। ये चीज आपको क्या पता चलेगा, जब आप इसके एक हफ्ते के मूवमेंट को देखोगे। आप लोग डायरेक्ट खोलते हो किसी भी एचडीएफसी, आईसीआईसी और डायरेक्ट देखे नहीं एक हफ्ते का क्या मूवमेंट है, क्या मार्केट चल रहा है, क्या उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है नहीं हो रही है,
और डायरेक्ट आप लोग क्या करते हो, ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। इसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादातर लॉसेस ही होते होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करो तो उसके एक हफ्ते का मूवमेंट चेक करके रखो। रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तो मार्क करके रखना ही रखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊपर भी समझाया था, मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोगों को कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके आप लोगों को रखना है। कहाँ गया बेटा मोमेंट, ये रहा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। किसी भी आप स्टॉक में ट्रेड करो, मुझे HDFC में करना है तो मैं इसके हिसाब से इसका जो सपोर्ट, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसको मैं मार्क करके रखूंगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरा स्ट्रॉन्ग आज के लिए रेजिस्टेंस का था ना, वो ये वाला लेवल है। अब ये लेवल क्यों है कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, और इस रेड कैंडल को देखो तो ये भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। और जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा इसमें तो ये वाला जो लेवल है ना, मेरे लिए आज रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, ठीक है। 1560 1551 पे इसकी क्लोजिंग आई है और इसने हाई लगभग लगाया है 1559 रुपए का, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूँ तो आप देखो एक सेकेंड, ये लगभग इसका हाई बना के यहाँ से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया है लगभग। ये मेरे लिए क्या रजिस्टेंस, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता था। तो ये आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के वक्त, ठीक है। पहले ही बताया टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे भी ध्यान रखना कि आज के दिन में कौन टॉप गेनर्स है और टॉप कौन लूजर्स है। ये चीज आप लोगों को मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का जो हमारा बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है, 10-15 से लेकर 2:30 बजे के बीच में होता है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आप लोगों को सेटअप मिल रहा है, आप लोगों को ये है कि नहीं ये तो परफेक्ट सेटअप बन रहा है 10 बजे ही, मैं फिर भी ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ले सकते हो। अगर आपका प्रॉपर सेटअप बन रहा है, फिर मार्केट मान लो वहाँ पे साइडवेज खुला हो, उसके बाद आपका प्रॉपर सेटअप बन गया एंट्री, उस पर आपने पहले 10 ट्रेड करा, आपको 10 में प्रॉफिट हुआ है, तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड करो, तब आपको जरूरी नहीं है वेट करना। लेकिन मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल गया है, मार्केट में आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट ऊपर नीचे जाएगा, आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, पहली चीज। दूसरी, आधा घंटा 1 घंटा वेट करके ट्रेड करो, डायरेक्ट एंट्री मत करना ट्रेड में, ठीक है। ये टाइमिंग होते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टिप्स बोलो, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में भी आ गया होगा। सब लोगों को समझ में आया ये चीज? यस सर। क्लियर है सब लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। 0 to हीरो लेवल क्या है सर? 0 to हीरो लेवल अभी आप बोल रहे थे थोड़ी पहले 0 से हीरो। नहीं सर 0 to हीरो मतलब कॉल या सेल? नहीं, वो 0 to हीरो जो है एक एक्सपायरी के दिन होता है ट्रेड, जिसमें कि सबसे मिनिमम एलटीपी पे ट्रेड लिया जाता है और वो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट देता है और निकल जाता है, उसको 0 to हीरो बोलते हैं। आ जाया था सर ऐसा ट्रेड? सर ने एक स्नैपशॉट भेजा था 0 to हीरो वाला, उसी को बोलते हैं 0 to हीरो। देखो 0 हीरो में क्या होता है ना कि आप बहुत कम अमाउंट लगाते हो, मतलब 1000 2000 3000 लगाते हो, और उसको लगाकर आप वहाँ पे 10,000 12,000 15,000 मतलब अपने पैसों को 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, 0 हीरो ट्रेड बहुत रिस्की होता है। अगर आप वहाँ पे 3000 लगाए हो, आपको लगता है कि वो 3000 से मैं 10,000 कर सकता हूँ, हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं हो जाएंगे। अगर आपका परफेक्ट सेटअप है, आपको लगता है, क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन जो होता है ना, मोमेंटम बहुत स्पीड में होती है। आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखो, एक्सपायरी के दिन आपको बहुत कम प्राइस में मिलेंगे। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 39,600 का, ठीक है, उसकी प्राइस चल रही है 200 रुपया। अब यहाँ से अगर 2 कैंडल ऊपर की तरफ बना ना, तो उसका प्राइस 200 से डायरेक्ट हो जाएगा 300 रुपया, मात्र 10 मिनट के अंदर में। लेकिन ये चीज आपको मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपायरी के दिन क्या होता है सर आज रेट में ऐसा था। हाँ, मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा था, एक 2 रुपए का प्रीमियम था निफ्टी का, और वो 9 रुपए पे चला गया। मतलब मैंने वहां पे 2.65 रुपीज इन्वेस्ट किया था और उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा था 300 रुपीज का। आप सोचो कि 2 रुपए के हिसाब से अगर मैं वहां पे 10 लॉट खरीद लेता निफ्टी का, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना, अगर आप देखोगे तो लॉट साइज का होता है 50 का। अब 2 रुपए पे मैंने खरीदा और 9 रुपया में अगर मैं उसको बेचता तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 रुपए का। और 7 पे अगर मैं 10 लॉट खरीदता तो सोचो कि मेरे को कितना प्रॉफिट होता। बट जरूरी नहीं है कि आप डेली डेली 0 हीरो ट्रेड करो, एक्सपायरी के दिन ही मिलता है। बट आप पहले सीख लो अच्छे से, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप 0 हीरो ट्रेड करो। और वो भी 0 हीरो ट्रेड उसी अमाउंट से करो जो आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। घर के अमाउंट को रिस्क मत लगाना, अपने प्रॉफिट को रिस्क पे लगाओ, उस पे आप क्या करो, 0 हीरो ट्रेड करो। सर हाँ जी सर, ओटीएम एक्सपायरी के दिन ओटीएम एटीएम ठीक रहेगा? सब देखो, आउट ऑफ द मनी ज्यादा सही नहीं होता एक्सपायरी के दिन। आप एट द मनी लो या फिर इन द मनी लो। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी ठीक है, आपने ट्रेड तो कर लिया, बट अगर थोड़ा देर के लिए भी मार्केट साइडवेज हो गया ना, और आपके साइड अगर मान लो आपने कॉल लिया, मार्केट थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल बनाएगा ना, उसका जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है ना, वो डायरेक्ट डाउन हो जाएगा।
₹100 का प्रीमियम डायरेक्ट 70-80 रुपए पे आ जाता है। और फिर मार्केट अगर ऊपर भी गया ना तो उसका फिर इंक्रीज जो बढ़ने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, थीटा डी के हो जाता है वहां पे, और टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाते हो ना, आपका प्रीमियम का प्राइस का जो है ना वो कम हो जाता है वैल्यू। आप कोशिश करो एक्सपायरी के दिन इन द मनी लेने की। अगर मान लो 39,000 पे मार्केट चल रहा है तो 39,000, 38,900, 38,800 या फिर एट द मनी 39,000 पे लो, ठीक है। ओके। सर जरा बैंक निफ्टी का चार्ट खोलिए तो। ये रहा सर 14 तारीख का। 14 मार्च, जी सर। ये रहा। अब सर यहाँ पे जो ये स्विंग्स बने हैं 12 बजे के बाद से, तो सर जैसे कि स्विंग्स में कहा जाता है जो इम्पल्स और करेक्शन होता है, तो सर जहाँ से मतलब इम्पल्स चालू होता है वहां से एक सपोर्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो सर ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस वाले मतलब स्विंग के इम्पल्स पे हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो ये आगे के लिए वर्क करेगा? करेगा अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुल जाता है ना तो ये ही हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है, और इसका जो हाई है या फिर ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाता। सर 5 मिनट वाले सपोर्ट रेंज पे ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। मैंने आप लोगों को कि कल ये मतलब चीज समझाया था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। देखो मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, ये आपका सपोर्ट बन गया, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस बन गया। अब ये आपका तभी काम करेगा जब मार्केट इसके रेंज में खुलेगा, या तो मार्केट इधर को खुले या फिर यहाँ 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 इस रेंज में कहीं पे भी खुले, तब भी आपको ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट काम करेगा। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर खुल गया तो फिर ये आपके लिए उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, ये वाला सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। इसका जो डे हाई होगा वो आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क करेगा इसके लिए, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। लेकिन इसकी परफेक्ट वर्क तभी होगी जब मार्केट इसके रेंज में खुलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि मार्केट क्या हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ, म्यूट करके रखो आप अपने आप को, बताता हूँ। मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरा मार्केट में ये आज का रेंज है, मार्केट क्या हुआ था, कहाँ पे खुला था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खुला, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो लगभग ये लेवल होने वाला है, ठीक है। और सपोर्ट, अब देखो ये रेंज बहुत बड़ा बन गया, यहाँ पे रेंज छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा रेंज बन गया। ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है। अब मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पे खुलता है, जैसे कि क्लोजिंग इसका क्या है 39,210 पे, अब मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पे भी खुल जाएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, इसके बाद ये भी हमारे लिए सपोर्ट का रेंज होने वाला है, और ये तो हमारा ऑलरेडी सपोर्ट है ही डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये पूरा हमारा डिमांड जोन बनेगा। लेकिन ये क्या है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हमारा सपोर्ट है और मार्केट इसके रेंज में खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल इस जगह पे खुल जाता है तो फिर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इसके पास्ट के हिसाब से क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो हमारा सपोर्ट ये हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट इसके नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे मान लो एक फर्स्ट कैंडल बनाया और फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। अब प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट है वो किसी काम का नहीं है। तो 5 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको तभी काम करेगा जब मार्केट फ्लैट खुलेगा, आपका जो रेंज है उसी रेंज में खुलेगा तभी, नहीं तो फिर वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। समझ में आया अभी आपको? सर कितने पॉइंट में ट्रेंड लाइन देना चाहिए? सॉरी, कितने ट्रेंड में, कितने पॉइंट में ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट देना चाहिए? कितना रेंज होना चाहिए उसका? तो वो बस रेंज मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो कितने पॉइंट का रेंज बनाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जो रेंज बनाया है आज के हिसाब से ये लगभग 700 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। लेकिन एवरेज जो रेंज बनती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से लेकर 300 मैक्स टू मैक्स 400 पॉइंट की बनती है। ये अभी 700 पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज बन गया, तो ज़्यादा चांसेस है कल या तो मार्केट गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो डॉ जोन क्या है और नस्दाक क्या है, ये लगभग 1.39% ऊपर की तरफ है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये ऐसा ही क्लोजिंग देता है तो कल हमारा इंडियन मार्केट भी गैप अप खुल सकता है, अगर ऐसा ही क्लोजिंग दिया तो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, SGX निफ्टी को भी फॉलो करना। तो मनी कंट्रोल पे जाने का है, एक बार ग्लोबल मार्केट में जाके आप देख लो SGX निफ्टी क्या चल रहा है अभी देखो तो ये 44 पॉइंट पॉजिटिव है। अगर ये रात तक ऐसा ही क्लोजिंग देते हैं और मॉर्निंग में अगर 40-50 पॉइंट प्लस में है तो हमारा इंडियन मार्केट भी कल गैप अप खुल सकता है। तो ये चीज़ आपको कल ही पता चलेगा,
ठीक है। और जो रेंज होता है ना बॉस, एवरेज रेंज जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 200 से लेकर 300 पॉइंट का होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। आज 700 पॉइंट का हो गया कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा था, तो ये 700 पॉइंट। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं 250, 300, 400 पॉइंट का रेंज बनेगा। यहाँ पे देखते हैं कितने पॉइंट का ये रेंज बनाया है, लगभग 550 पॉइंट का रेंज बना हुआ। ये तो मार्केट डायरेक्ट फॉल किया था, इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ज्यादा बढ़ा, यहाँ पे रेंज नहीं बनाया। मार्केट का जो रेंज है प्रॉपर यहाँ से देखे तो यहाँ तक 230, 240, 250 पॉइंट का रेंज है। तो ये चीज आप जब इंट्राडे में चार्ट को देखो, आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आया कि मार्केट क्या रेंज बनाता है। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे फिर लास्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आया, तो ये रेंज था, ये रेंज का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट में एक परफेक्ट मूवमेंट आया। तो 250, 300, मैक्स टू मैक्स 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी रेंज बनाता है, उसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। ये 700 पॉइंट का बन गया, ये ज्यादा हो गया आज, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी था और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आया, आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी के दिन क्यों आता है आपको बताता हूँ। अब मार्केट देखोगे तो कंटिन्यूअसली पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन से कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। सॉरी, अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5 दिन से कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट में जो भी यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके रखते हैं पुट साइड का, वो थोड़ा सा क्या करते हैं प्रॉफिट को बुक करते हैं अपना, और जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट उसके अपोजिट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे अभी तक सेल कर रहे थे, अभी क्या करेंगे वो अपने पोजीशन को बेच रहे हैं, कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। जितना बेचेंगे उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, एक जो हमारे मंथ का लास्ट एक्सपायरी होता है ना, जैसे कि थर्सडे है ना 23 तारीख, तो 23 तारीख के दिन मैं आप लोगों को एक दिन 22 तारीख को, अगर हम लोग 22 तारीख तक की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले हमारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा कि लास्ट मंथ में जो हमारा एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के दिन जो होता है, मंथ के लास्ट दिन जो होता है एक्सपायरी का, उस दिन मार्केट में एक बहुत बढ़िया मोमेंट मिलता है, इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड। उसको आप लोग किस तरीके से कैच कर सकते हो ना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बट अभी आपको समझ में आया कि रेंज जो होता है 250, 300 पॉइंट का ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है एवरेज जो रेंज होती है बैंक निफ्टी की। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट सर ये जो ओटीएम और एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, सर इनका जो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा कौन कौन ओटीएम है और क्या ठीक है, आईटीएम है। समझ गया। देखिए जब मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा ना, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कितने तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट वो हमारी कल की टॉपिक है, कल हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सब कुछ कंप्लीट कर लिया, कल हम लोगों का स्टार्ट होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो कल मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा कि इन द मनी क्या होता है, एंड द मनी क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऐड करेंगे, किसको खरीदेंगे, सब कुछ मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, कल की हमारी वही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर सही प्रीमियम कैसे चूज करें, अंशुमन शुक्ला कल बता दूंगा सर। हीरो जीरो समझा दीजिए। हीरो जीरो समझा दिया बॉस। वैसा आप हीरो जीरो एक्सपायरी के दिन कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत कम होता है, 10 रुपये 15 रुपये मिनिमम अमाउंट लगाकर आप मैक्सिमम प्रॉफिट करते हो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया तो पूरा पैसा आपका खत्म, जीरो हो जाएगा। अभी जस्ट बताया सर, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है HDFC बैंक में तो टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। लेके देखो बॉस, अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलने वाला है, आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप वो चीज पहले एनालिसिस करो, उसको आप लोग समझ जाओ, उसके बाद आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और ये चीज मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, सब कुछ आपको रीड करना पड़ेगा, कंपनी के जितने भी चीज हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करने वाली है, वो चीज आप खुद से एनालिसिस करो, तब आपको समझ में आएगी। सर क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन सकती है, किसमें अंशुमन, अंशुमन शुक्ला किसमें? यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तो मुझको नहीं लग रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट जरूर है यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि मार्केट बार बार कंटिन्यूसली इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। और अगर अप साइड देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखो आप यहाँ पे, ये जो हमारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है,
अब इसका जिस तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा, जिस तरफ का ब्रेकडाउन मिलेगा, हम लोग उस तरफ का ट्रेड में एंट्री करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना है साथ में, कि आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या है। अब मार्केट अगर कल इसी रेंज में खुलता है और नीचे का ब्रेकडाउन मिलता है तो इसका जो टारगेट होगा वो मार्केट दे सकता है, बट इस रेंज में खुलेगा तभी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है बस एक ही ट्रेंड लाइन मुझको दिख रहा है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है प्रॉपर, जो अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। समझ आया अभी आपको? ठीक है, म्यूट कर लो। ऑप्शन ग्रीक्स टॉपिक है, प्रतीक पटेल ऑप्शन ग्रीक टॉपिक नहीं है, बट उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन द मनी खरीदना है, प्रीमियम कैसे डीके होता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बेसिक्स बता दूंगा, बट उसको उतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जानना जरूरी नहीं है, जो आपकी यूज़ की है ना, जो आप लोगों को काम आएगी, जो उसकी इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को कब ट्रेड करनी चाहिए, और अगर हम लोग कर रहे हैं क्या क्वांटिटी साइज, और मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, इन द मनी में, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी पे। ठीक है, और कब कब हम लोगों को क्वांटिटी साइज इंक्रीज करके रखना है, किस दिन ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, किस दिन कम क्वांटिटी साइज के साथ ट्रेड करना है। और मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी साइज इंक्रीज करूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से अपने आप क्वांटिटी साइज को भी इंक्रीज करोगे, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। फंड थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बट वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा तब, क्योंकि वो अभी हमारी टॉपिक नहीं है, वो आगे की टॉपिक है। बोलिए सर, एक रिक्वेस्ट कब होगा ये जो वीडियो का? कल होगा, लाइव वीडियो कल 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 सर कितना बजे? 8 बजे ही होता है बॉस, डेली 8 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप फर्स्ट डे आए हो क्या आज क्लास में? हाँ, फर्स्ट हूँ। अच्छा, वैसे ये हमारी जो है ना स्टॉक मार्केट की क्रैश कोर्स की जो बैच 5 है, ये ऑलरेडी मैं ये सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। देखा था सर, यूट्यूब पे आप देखो, बाकी जो रिमेनिंग है ट्रेड करता हूँ थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं और ज्यादा जानने के लिए मैं इन्हीं ग्रुप में आया हूँ। ठीक है, तो कल हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझेंगे, तो कल आपको मैं बताता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए। एक रिक्वेस्ट है सर। बोलिए सर, कल लाइव 1 घंटे के लिए आप प्लीज 3-4 टॉपिक थोड़ा सा समझा दीजिए ना। पहला, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस और एसएल हंटिंग में जैसे बढ़ाते जाते हैं ना, उसको एक्चुअली होता है कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे बाय द वे बोलिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, अब मार्केट ऊपर चला गया, अब हम चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ जाएं साथ के साथ में। तो इसमें कोई ऑटोमेशन वाला भी तरीका होता है कि जैसे सेंसिबल वगैरह या कुछ देता हो साथ में, ऐसे कुछ जिसमें कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली 10 पॉइंट के लिए ऊपर स्टॉप लॉस चला जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइव बस चार्ट को देखकर ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। अपनी पोजीशन का स्क्वायर जो आपने स्टॉप लॉस लगाया उसको कट करके वापस से दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, मैं समझ गया। आज तो मैं नहीं आ पाया लाइव, इसकी भी रीजन थी, बट कल मैं कोशिश करता हूँ। कल फ्राइडे है ना? हाँ सर। तो सर केवल ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए केवल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, पोजीशन साइज मतलब आप जो लेते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, और वहां पे जो टारगेट होता है ना, पॉइंट्स में लेते हैं या फिर पॉइंट्स में लेना हो तो कैसे लेंगे, और यदि कोई टारगेट लेके चल रहा हो कि इतने पे जाता है लेवल तो कैसे लेते हैं। तो वो सर एक बार थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वहां पे, तो वो यदि आप समझा, क्योंकि यदि वो मुझे आज पता होता तो आज मेरा लॉस नहीं होता। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ उसमें, तो वो प्लीज आप थोड़ा समझा दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो, अभी जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो हार्मोनिक पैटर्न पे करता हूँ, ये आपको भी पता है। तो जो हमारे जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें हार्मोनिक पैटर्न्स खुद आपको एंट्री पॉइंट बताता है, वो आपका स्टॉप लॉस भी बताता है, वो आपका टारगेट पॉइंट भी बताता है। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है ना, जैसे कि ये बैट था, ये बटरफ्लाई, ये आपका एंट्री पॉइंट भी बताएगा आपको, ये आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा, ये आपका टारगेट भी बताएगा। और दिखाता हूँ, ये गाठिया है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट भी बताएगा, ये आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा, ये आपका टारगेट भी बताएगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो लाइव मार्केट में फुलफिल होने चाहिए। अगर मैं साइफर की बात करूँ तो साइफर में भी आपको एंट्री पॉइंट बताएगा, आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा, आपका टारगेट भी बताएगा। ठीक है, अगर क्रैप देखें तो मैं इसको यूज करता हूँ, और ये पैटर्न सामने से आपको बता रहा है कि आपका क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या आपका टारगेट होने वाला है, क्या आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है। अगर मैं आपकी इसकी फोटो दिखाऊं, ये इस तरीके से पैटर्न बनेगा। अब ये एक्स ए बी सी डी 5 लेग होते हैं। अब देखो एंट्री पॉइंट क्या बोल रहा है, एंट्री पॉइंट डी, तो डी कहाँ है, डी ये है, मतलब हम लोग इस जगह पे एंट्री करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा,
बिलो डी, मतलब हम लोग डी के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब देखो तो इसका टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी है, सेकंड टारगेट पॉइंट सी, मतलब इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा। तो हम लोग पॉइंट बी के पास एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट सी के पास हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, हम लोग बॉटम पे बाई कर रहे हैं। अगर मैं इसका बेयरिश दिखाऊं तो इसका बेयरिश है, हम लोग यहाँ पे डी पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी होगा, सेकंड टारगेट पॉइंट सी होगा। और ये लाइव मार्केट में किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको समझाऊंगा, बट मैं ये चाहता हूँ ना कि एक बार मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न समझा दूं, उसके बाद मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपको इसके बेसिक्स भी नहीं पता होंगे। और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, करता भी तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ, तो वो ज्यादा दिन तक परफेक्टली वर्क नहीं। मैं हार्मोनिक करूंगा ना तो इसमें मैं अपना क्वांटिटी साइज भी इंक्रीज करके रखता हूँ। तो एक बार मैं हार्मोनिक पैटर्न का क्लास कर लूँ ना, उसके बाद मैं आपको लाइव आके हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, हर एक चीज जितना टॉपिक्स पढ़ा है ना सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लाइव मार्केट में बताऊंगा, ठीक है? यस सर। बोलिए। ये लाइव जो आप क्लास नहीं लाइव आओगे तो उसकी रिकॉर्डिंग करोगे आप यूट्यूब पे डालोगे रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे अब 3-4 घंटे की हो जाएगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई नहीं, करूंगा बॉस आपके लिए मैं। थैंक यू सर। फिर सुबह ऑफिस में फिर उस टाइम पे मैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना। सर इसमें पुट और कॉल दोनों ट्रेड होते हैं क्या साथ साथ? क्या हार्मोनिक में साथ साथ दोनों नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को मान लेते हैं हार्मोनिक पैटर्न कहाँ गया, ये अगर हमारा इसमें जितने भी पैटर्न है ना, जैसे ये बैट बटरफ्लाई पैटर्न है, तो बैट बुलिश भी होते हैं, बैट बेयरिश भी होते हैं। अगर हमारा डी पॉइंट बॉटम पे बनना, मतलब सपोर्ट पे बनना, नीचे बनना, इट मींस कि ये बुलिश है। अब ये डी पे एंट्री करेंगे ऊपर के लिए, देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है पी, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारा डी पॉइंट बन रहा है ना, ये रिवर्सल जोन बनता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। लेकिन ये क्या है, ये भी हमारा रिवर्सल पॉइंट है, तो अभी हम प्राइस अप ट्रेंड में, तो यहाँ से रिवर्सल इसका क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, ये बैट बेयरिश हो गया और यही बैट बुलिश हो गया। तो जितने भी पैटर्न्स हैं यहाँ पे, आपको जितने पैटर्न्स दिख रहे हैं ना, बैट बुलिश भी होगा, बैट बेयरिश भी होगा, बटरफ्लाई बुलिश भी होगा, बटरफ्लाई बेयरिश भी होगा, गार्डली बुलिश भी होगा, बेयरिश भी होगा। जितने पैटर्न्स हैं सब दो टाइप्स के, बुलिश बेयरिश दोनों होते हैं। दोनों में आप लोगों को बताऊंगा, सारे टाइम फ्रेम पे यूज करके बताऊंगा, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, डेली, आवरली, हर एक टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। हर एक टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है? अंशुमन शुक्ला कॉल पुट दोनों ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग कॉल ही ट्रेड करेंगे, या फिर ये सिर्फ बुलिश ही है, बेयरिश भी है, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट आप लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड? कोई डाउट्स? सर बस ये जो सर कह रहे थे स्टॉप लॉस वगैरह की ये लाइव बना देना, ठीक है? ओके सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था, एकदम से दिमाग में है सर। ये इंट्राडे में मैनिपुलेशन कितने परसेंटेज होता है, या होता है या नहीं होता है? होता है, 100% होता है। मार्केट मैनिपुलेट करेगा आपको, जैसे कि आज मैनिपुलेट करते हैं सर, इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेट करते हैं? वही करते हैं, इंस्टीट्यूट ही मैनिपुलेट करते हैं। अब वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, उससे आप प्रॉपर तो नहीं बच सकते हो, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप बच सकते हो। अब बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपको कहीं पे बुलिश कैंडल दिख गया ना, बहुत बड़ा सा, मान लेते हैं कि ए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझना। ये हमारा क्या है, एक रेंज बना है 200 पॉइंट का, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे इस रेंज में ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमारा रेंज है। अब यहाँ पे जो है ना, ये भी समझना, यहाँ पे कॉल के भी ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे पुट के भी ऑर्डर लगे हुए हैं। तो कुछ लोग होप ट्रेडिंग करे हुए हैं, जो कॉल खरीदे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि यार इसका मार्केट ब्रेकआउट कर दें, और जो पुट खरीदे हुए हैं ना वो ये चाहते हैं कि मार्केट क्या हो ना, इसका नीचे ब्रेक डाउन कर दें। जो होप ट्रेडर होंगे ना वो इसके अंदर पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन जो थोड़े से प्रो ट्रेडर होते हैं ना वो इसके अंदर पोजीशन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। वो इसका ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे, वो इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करेंगे। अब मार्केट मैनिपुलेट कैसे करता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा, और वो स्क्रीन जो कैंडल बनेगा ना 3 मिनट तक कंटिन्यूसली ऊपर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता रहेगा। अब यहाँ पे जो पहले से ट्रेडर थे उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? और जो होप जो पहले जाते थे कि मैं एंट्री लूंगा इसके ब्रेकआउट के बाद, जिनको रूल्स नहीं पता है वो तुरंत इसमें एंट्री कूदना स्टार्ट, एंट्री लेना स्टार्ट, एंट्री लेना स्टार्ट। धीरे धीरे ये मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, और जब 2 मिनट या फिर 1.5 मिनट बचेगा तो फिर ये मार्केट यहाँ पे आकर क्लोजिंग कर देगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो एंट्री कर रहे थे उन लोगों को अब यहाँ पे लॉसेस चल रहा है, क्योंकि ये कैंडल अब ऊपर से वीक बना दिया, और दूसरा कैंडल यहाँ पे आके रेड कैंडल बना दिया।
अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि रेड कैंडल बन गया, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो सबसे पहले तो ये हमारा ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं है, पहली चीज। दूसरी जो एंट्री की है ना, अब वो लोग होप में है कि अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे की तरफ आपका एसएल हिट करेगा, जो भी यहाँ पे एंट्री किया। और जो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किए हुए थे उनका प्रीमियम भी जाएगा, मोमेंट मिला, पता नहीं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया नहीं किया, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है। ये पहला सिनारियो बनता है। फिर दूसरा मार्केट और नीचे आता है और सेम चीज यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा सा यहाँ पे बनेगा रेड कैंडल, ठीक है। अब जैसे रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ पे जो होप ट्रेडर थे उन लोगों को प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो लोग, हम लोगों को तो अब प्रॉफिट होना स्टार्ट ही हुआ था, पहले तो इनको इसके बीच में तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके बीच में तो साइडवेज प्रीमियम वैसे भी गया, वो मिला। अब उनको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिर नई नई एंट्री बनी। अब यहाँ पे नई कंटिन्यूसली एंट्री बनती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 3 मिनट तक नीचे है और लास्ट के 1.5 मिनट में फिर ये इसका भी ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बॉडी इसमें इतनी सी है और नीचे से उसको पूरा रिजेक्शन मिल गया, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मिनट में ये मैनिपुलेट किया। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी लोग पेशेंस से वेट कर रहे थे उनका सबका एंट्री करवाया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अब यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री किए, जिनको ब्रेकआउट का रूल्स नहीं पता होगा वो तो एंट्री कर लिए, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और आपके एसएल को हिट कर देगा। तो आप हमेशा याद रखना कि मैंने उस दिन मॉर्निंग में एक थॉट भेजा था कि मार्केट अपने एक जो उसका रियल मूव है ना, उससे पहले वो एक फेक मूव देगा। अब जिस तरह, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं। अगर इसको डाउन ट्रेंड ब्रेक करना हो ना, तो ये डाउन ट्रेंड में ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। जितने लोग यहाँ पे है ना, सबका ऊपर जाके पहले एसएल मारेगा, बिना एसएल हिट करे। अब यहाँ पे जितने भी लोग है ना, सब लोगों का एसएल क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, सबका एसएल हिट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। फिर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, रेड कैंडल से क्लोजिंग नीचे दे दिया। आपको रूल्स सब कुछ मैंने बताया। ये रूल्स मैंने कैसे बनाया, तभी तो बनाया कि मैं इतने दिन से जब ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझको समझ आया ये चीज कि कहाँ मार्केट मैनिपुलेट करता है और ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे रेड कैंडल बना, अगर ब्रेकडाउन कैंडल है तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी बताया था। अगर इसको नीचे से पूरा वीक मिल गया, इसको रिजेक्शन मिल गया, अब इसमें वीक बॉडी एकदम थोड़ी सी है, रेड है फिर भी, लेकिन ये वीक कैंडल है, तो वीक कैंडल से ब्रेकआउट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सब चीज जिनको नहीं पता होगा वो मार्केट में फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये बेसिक चीज बताया ताकि आप इस चीज को समझो और ट्रैप होने से बच जाओ। सर दूसरा ये है, सर क्या ऑपरेटर का भी इसमें हाथ होता है एसएल हिट करने में? वो करते हैं, लेकिन आप उससे बच सकते हो जब आप एक जोन बना के अपना रखोगे तो। अब फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे सबका एसएल हिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, क्लोजिंग ऊपर, फिर यहाँ पे आप एंट्री करो, आपको परफेक्ट मूव मिल गया। फिर यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट किया इसी लेवल को, फिर आपको एक परफेक्ट मूव मिल गया। और एसएल क्या होता है, एसएल हंटिंग किसको बोलते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेंज है, कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक। अब मार्केट इस रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है, अब मार्केट इस रेंज के अंदर है। सेम अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताना भाई, एसएल हंटिंग क्या होगा कि अब जितने भी लोग यहाँ पे क्या कॉल खरीदे हुए हैं उनका एसएल क्या होगा, इसी लाइन के नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगा और जितने भी लोगों का पोजीशन है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये एसएल हिट करेगा। तो आपको एसएल भी वहीं पे लगाना है कि जहाँ पे मार्केट आपके एसएल को हिट ना करे। और देखो मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, उसमें एसएल नहीं लगाता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप मुझे बोलते हो एसएल लगाओ और खुद एसएल नहीं लगाते हो। देखो आप लोग एसएल तब मत लगाना जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। होता क्या है ना कि मार्केट आपके एसएल को किस तरीके से हिट करेगा, पहले ये 3 मिनट तक कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, फिर लास्ट के 1.5 मिनट में ये ऊपर जाके इसी जोन के अंदर क्लोजिंग कर देगा एसएल मारने के बाद। और मैं देखता हूँ कैंडल की क्लोजिंग, अगर ये नीचे आया ना तो मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर ये रेड क्लोजिंग दे दिया तो अब देखूंगा कि इसके बाद का कैंडल क्या बन रहा है। इसके बाद का कैंडल अगर ग्रीन बन गया तो मैं पोजीशन को थोड़ी देर के लिए और होल्ड करूंगा, जब तक मुझको ऐसा फील ना हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ बना, फिर ऊपर जाके एसएल मारने ही आया था, मैं एसएल तो लगाता नहीं हूँ, इसका क्लोजिंग देखूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग के अंदर की ये एबिलिटी ही नहीं है कि उनको अगर लॉस दिख रहा है तो वो लॉस को काट सके। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एसएल लगाओ। एसएल लगाओगे तो बस आपका एसएल ही कट जाएगा, आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं ये चीज बोलूं कि आप यहाँ पे एसएल मत लगाओ, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, आपके कंडीशन के हिसाब से आपके एसएल को हिट कर दिया तो अपने पोजीशन को काट दो। अब आपको 2000 का लॉस चल रहा है तो आपके अंदर लालच आएगा, थोड़ा सा 1500 रुपए फिर इसको काटेगा, उसके चक्कर में मार्केट फॉल कर जाता है। लेकिन आप एसएल लगा के रखते हो तो आपका एसएल हिट करेगा, पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे करूंगा, मार्केट नीचे आया ना तो मैं इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूंगा। ये क्लोजिंग अगर इधर ही दे दिया स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल से, तब अपने आप स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। लेकिन अगर ये वापस इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दिया तो मेरा एसएल भी हिट नहीं हुआ और मार्केट, मेरा जो लॉस हो रहा था वो वापस से मार्केट इस जोन के अंदर आया तो मैं प्रॉफिट में आ गया। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ये जो नीचे था ये एसएल हंटिंग कैंडल था, ये पूरे लोगों का एसएल मार दिया। और सेम चीज अप साइडेड में भी होता है।
लेकिन ये चीज आप थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में आप लोग कोशिश करो कि एसएल लगाकर ट्रेड करो, ताकि आपको आपकी गलती समझ में आए। जब आपका एसएल हिट होगा तो अब बहुत सारे लोग एसएल हिट करवाते हैं, आप उसमें गलती नहीं ढूंढते हैं। वैसे मैं साइकोलॉजी बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, साइकोलॉजी में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या। आप पढ़े होंगे बुक्स में, यूट्यूब पे बहुत सारे, बट जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसको एक बार आप लोग समझने की कोशिश करना, फिर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ही बदलेगी। यस सर। सर ऑपरेटर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? आपकी इमेजिनेशन से बाहर इतना पैसा लगेगा। बहुत ज्यादा लगता है सर इसको पैराबोलिक मूव, सर इसी को पैराबोलिक मूव कहते हैं। हाँ, पैराबोलिक मूव मतलब क्या होता है? पैराबोलिक मूव उसी को कहते हैं बॉस, जो कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ बनाते हैं या स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ बनाते हैं, उसी को पैराबोलिक मूव बोलते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस मूव पे कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वो क्या होता है, ऑपरेटर का मूव होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लगते हैं या फिर वो एसोलेट करवाते हैं। यही मेन रीजन है बोलने का कि आप पैराबोलिक मूव पे भरोसा मत करो, क्योंकि वो 100% किसी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऑपरेटर उसको किया है ये चीज। 500 करोड़ नहीं बॉस, कम से कम 5 लाख करोड़ चाहिए। ठीक है गाइस, और कोई डाउट आप लोगों का? 500 करोड़ तो कुछ नहीं है, 500 करोड़ से तो बॉस कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम आपके पास 5000 करोड़ चाहिए। आप जो है ना FII और DII का डेटा देखा करो डेली, वो कितने हजार करोड़ में खरीदते हैं और कितने हजार करोड़ में बेचते हैं, तो आपको उससे आइडिया मिलेगा। 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ का वो डेली खरीदते हैं और डेली बेचते हैं। ग्रुप में मैं भेजता हूँ ना फोटो, आप देखते नहीं हो ध्यान से। सर FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ठीक है। ओके सर। हाँ सर मेरा घर चला जाएगा, इसमें क्या लिखे हो आप? सर मेरा घर चला जाएगा इसमें सर। आपका 500 करोड़ का घर है, 500 करोड़ का घर है बॉस आपका। और कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। समझ आया यार सब लोगों को बढ़िया से? यस सर, बिल्कुल आया है। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग समझ लिया है। कल हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। म्यूट कर लो प्लीज, नॉइज आ रहा। कल हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। वेट अ मोमेंट, हेलो वेट अ मोमेंट, एक सेकेंड। ओके, मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ जी सर एक बात पूछनी थी, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई स्टॉक लेने हो तो वो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? आप स्टॉक्स में राइट ही, टाइम क्या होता है? आप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करो। मैं तो स्टॉक्स में ही करूंगा। अभी तो मैं नहीं करता हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट, नहीं इन्वेस्टमेंट में मेरा कोई फोकस है अभी, तो बस ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। बट जब भी करूंगा ना, कोई बढ़िया से स्टॉक चूज करो। आप देखो कभी भी पैसा लगाने के लिए ना तुरंत आंख बंद करके मत लगाओ किसी भी स्टॉक पे। कम से कम आप एक स्टॉक को कम से कम 3 महीना उस कंपनी के बारे में समझो, उसका सारा चीज देखो, रीड करो। अगर आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टर बनना है तो सारा उसके एक एक छोटी छोटी चीज कंपनी के बारे में देखो, कितने इन्वेस्टर हैं, क्या उसका मार्केट ग्रोथ है, पिछले 5 साल का रिजल्ट देखो, फ्यूचर क्या प्लान है, किस किस कंपनी में वो एक्वाजिशन करने वाला है आगे चल के। हर एक चीज उसका एक छोटी छोटी डिटेल्स आप पता करो। जब आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ ये एक परफेक्ट है, डेब्ट फ्री कंपनी है, फिर आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसे किसी के बोलने से, अगर मैं आपको किसी कंपनी की नाम बता दूं, आप उसमें जाके पैसा लगा दिया अपने बिना रिसर्च, लॉस हो जाएगा, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे सर आपने बताया मुझको लॉस हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आप क्या करो कि अपने हिसाब से एनालाइज करो, टेक्निकल एनालिसिस भी करो, फंडामेंटल एनालिसिस भी करो। उसके बाद आपको जो परफेक्ट स्टॉक लगता है 3-4 स्टॉक लो। जैसे मैं आपको डेली दिखाता हूँ ना, मैं 3 स्टॉक यहाँ पे ऐड करके रखता हूँ। जैसे कि कहाँ गया, ये रहा अपोलो, वोल्टास, पावर ग्रिड। ये 3 स्टॉक मैं डेली यहाँ पे देखता हूँ, डेली इसका एनालिसिस करता हूँ। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस तो मैं समझ रहा हूँ, इन फ्यूचर में इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी देखूंगा। अगर ये परफेक्टली अच्छा रहा मेरे हिसाब से तो फिर मैं अपने इसमें अमाउंट करूँगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा। इस तरीके से आपको डेली, इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर इसको डेली पिछले 2.5 महीने 3 महीने से इस पे एनालिसिस करता हूँ डेली। ठीक है, SIP सही होती है सर। सही तो होती है। सर जैसे विप्रो एक अपना कंपनी है, तो मेरे पास उसके 550 की रेंज से स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो लेकिन मैंने अभी तक होल्ड किए हुए हैं, तो उसमें मेरे को एवरेज करनी चाहिए अब या मेरे को उसमें से एग्जिट करना चाहिए? क्या लॉसेस चल रहे हैं आपको? मैंने सर 550 पे लिए हुए हैं, मेरे पास अपना 300 शेयर्स है। 300 शेयर्स है।
वेट अ मोमेंट, कितने पे आपने लिया था? 550 पे लिया था सर। 550, 372 पे चल रहा है बॉस अभी तो ये। तो ये सर मेरी एवरेज कर करके मेरी जो रेंज है वो 550 हुई है। काफी ज्यादा, फिर अभी आप लॉस में होंगे। हाँ जी, तो मेरे को अब क्या करना चाहिए, इसमें से एग्जिट करके किसी और में स्विच करना चाहिए या वेट करना चाहिए अभी? वेट अ मोमेंट, अभी तो इसमें अपसाइड का कोई मोमेंटम मुझको दिख नहीं रहा है बॉस, ये अभी डाउन साइड ही आएगा, कम से कम ये 300 तक भी आ सकता है बट लेकिन सर इसके फंडामेंटल्स एंड वैसे कंपनी का अगर वो ब्रांड वैल्यू, वो तो नाम से ही समझ में आता है, वो तो ठीक है। देखो बॉस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना इसका लास्ट होप है। अगर ये इधर को कहीं पे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको आप होल्ड करो, बट अगर यहाँ पे ये नहीं सस्टेन कर पाता है तो फिर आप इसको काट सकते हो। बट वेट, मैं लेवल्स बताता हूँ आपको। अब ये जो इसका लेवल सिग्नल 367 का लेवल है, मतलब 350 से लेकर 367 का ये जो हमारा जोन बना ना, ये इसके लिए डिमांड जोन है। क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस जब गया था तो यहाँ से एक बहुत खतरनाक रैली लगाया था ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको? और ये रैली इतने स्पीड में थी कि आप देखो कितना ग्रो किया था ये डेली के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन में ये लगभग अपने इससे ये लगभग 100 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ मार दिया था 16 ही दिन में, ठीक है। उसके बाद देखो ये मार्केट लगभग ये कब का है, जनवरी से लेकर और ये अप्रैल 2021, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना फिर इसी रेंज में घूमता रह गया। लेकिन ये जो 100 पॉइंट का मूव था मात्र 16 दिन में आया और ये 4 महीना इसी रेंज के अंदर घूमता रहा, मतलब 40-50 पॉइंट के अंदर। फिर यहाँ पे जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से एक बहुत खतरनाक रैली अपसाइड लगाया। तो अभी जब देखोगे तो यहाँ से जो ये रैली आया था, मतलब यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे बायर थे। मतलब क्या होता है कि इस जोन में अभी क्या है, बहुत सारे बायर होंगे। तो ये स्टॉक का बहुत सारे लोग एनालिसिस करके बैठे होंगे कि जैसे ही इसका प्राइस अगर इस रेंज में आएगा ना तो मैं इसको बाई करूंगा। आपने बहुत पहले बाई कर लिया, तो अभी जैसे इस जोन मेरे के को अब यहाँ पे मेरे को और अपना एवरेज करनी चाहिए या वेट करनी चाहिए या एग्जिट? मेरे को थोड़ा सा कुछ गाइड कर दो प्लीज। अगर मेरे को एवरेज करनी हो तो मैं यहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ? देखो बॉस, इसके बारे में मैं फंडामेंटल जीरो जानता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, बट मैं अगर अभी आपको कोई भी चीज़ कमेंट कर दूँ और वो चीज़ ना हो तो ये चीज़ फिर आप मुझ पे ब्लेम मत करना कि सर आपने बोला बट ऐसा हो गया। आप पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक आपसे एक गाइडेंस ले रहा हूँ। बहुत ये रिस्की चीज होता है। जो है ना सर 52 वीक लो चल रहा है फिलहाल की डेट में, 1 ईयर में सबसे ज्यादा डाउन चल रहा है और इसके डाउन होने के चांसेस और ज्यादा चल रहे हैं। ये न्यूज और उसका ट्रेंड जो चल रहा है ना साथ में, मैंने देखा था एक्चुअली। तो अभी इसका मतलब 15 डेज टू 1 मंथ कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब उसके बाद पता चलेगा कि मे बी ये जाए या ना जाए, क्योंकि 52 वीक लो है, सबसे ज्यादा लो इस समय चल रहा है अभी सर। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे ये 52 वीक लोग है, ये मुझको नहीं पता था बट अभी पता चला। लेकिन अभी क्या है ना, 1-2 महीने ये इसी रेंज के अंदर रहेगा। आपको बस अब इसको इस तरीके से देखना है कि अगर प्राइस इस जोन में आता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे ये सस्टेन, जैसे देखोगे तो ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट नीचे आता है थोड़ा सा ऊपर, फिर आगे नीचे, फिर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे। अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया, सस्टेन मतलब यहाँ पे बायर इसको होल्ड कर लिया, मतलब 1 महीने 2 महीने तक अगर यहाँ पे ये होल्ड हो गया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो। जैसे हाई निकालेगा जिस दिन डेली टाइम फ्रेम पे, फिर आप इसमें एवरेज करना, अभी कुछ मत करना। अभी आप जैसे इसको चलने दो, इसको इसके नीचे आने दो, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये इसको सस्टेन करने देना। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो स्क्वायर ऑफ कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया प्राइस, मान लो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पे सस्टेन कर गया, यहाँ पे बाय इसको होल्ड कर लिया और जैसे ही इसका हाई निकालेगा ना फिर अपसाइडेड, फिर आप यहाँ पे क्या करना, अपने क्वांटिटी साइज को इंक्रीज करना, एवरेज कर लेना। फिर अगर प्राइस जो ऊपर आपका मूवमेंट मिलेगा 3 महीने 6 महीने में, फिर आप उसको गेन में ला सकते हो वापस से,
ठीक है। ठीक है सर, और मेरे को ये सर 350 तक वेट करना चाहिए ना? हाँ 350 तक आप मैक्स टू मैक्स इसमें वेट करो, 350 तक तो वेट करो। अगर यहाँ पे आता है, अगर ये होल्ड कर लिया, कम से कम 2 महीने होल्ड करने चाहिए, ठीक है। 2 महीने अगर इधर को होल्ड किया, उसके बाद हाई निकाला ना, तो फिर आपको एक अपसाइड मोमेंट बहुत बढ़िया आने वाला। और अगर इसका लो निकाल दिया ना, तो फिर बहुत बढ़िया नीचे का मोमेंट आएगा। तो आप उस हिसाब से फिर ट्रेड करना। ये टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, फंडामेंटल फिर आप उसको देखते रहना होगा, आप उस पर भी नजर रखना अपना, ठीक है। श्योर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हेलो सर। हेलो सर सर। फंडामेंटल तो रेवेन्यू ग्रोथ के कारण हुआ है डाउन सर ये। ओके हेलो सर। जी बोलिए। सर 100 पॉइंट क्या होता है? 100 पॉइंट? हाँ 100 पॉइंट? 100 पॉइंट में क्या? 100 पॉइंट में अगर एक लॉट खरीदते हैं इन द मनी में, तो 100 पॉइंट में कितना रुपए होता है? 80 से 85 रुपया आपका स्ट्राइक प्राइस, जो आपका प्रीमियम। अगर 100 रुपया पे आपने खरीदा है और आपको मार्केट ने 100 पॉइंट दे दिया, तो आपके प्रीमियम का भी प्राइस समझो 80 से 85 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा। 185 हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपीज पे उसको खरीदा तो 185 हो जाएगा। 200 पे खरीदा तो 285 हो जाएगा, 85, 80, 90 हो जाएगा, ठीक है। इन द मनी होनी चाहिए, इन द मनी सम्राट रॉय, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी की नहीं बता रहा हूँ, इन द मनी होनी चाहिए, ठीक है सर। ठीक। बॉस SIP या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं नहीं देखता हूँ अभी। बस सिंपल में टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन ट्रेडिंग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं। जिस टाइम करूंगा उसके बारे में फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया? इंट्राडे ट्रेडिंग समझ लिया। कल हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर हमारा स्टार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर हम चाबी ना है, म्यूट करके रखो यार। फिर हम लोग समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिर हमारा स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग, ठीक है गाइस। आप लोगों का कोई भी डाउट है अभी? यस और नो? कोई भी डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और जो हमारा आगे का टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। गुड नाइट।